रही हैं। दिखेगा कैसे? हाँ जी, आवाज आ रही है बच्चों? यार थोड़ा सा बड़ा कर दे, इसमें दिखाई नहीं देगा, थोड़ा सा बड़ा करना। या तो उस पूरा ही बड़ा कर देना, इसको फुल कर दे। अरे इसको ताऊ, बस इतना ठीक है। सर आईजीजी एंटीबॉडी बर्थ के बाद प्लेसेंटा से कैसे मिलती है? अरे भोंदूलाल, बर्थ के बाद थोड़ी ना मिलेगी। बर्थ के बाद कैसे मिलेगी? प्लेसेंटा जब होएगी तभी तो मिलेगी। प्लेसेंटा कब तक है? जन्म से पहले तक है ना। और ये चीज मैंने पहले भी बताई थी और ये भी बोला था कि कंफ्यूजन क्या होएगा, आईजीजी बनी बनाई मिल रही है ना। फिर बोलोगे जन्मजात कैसे हो गए। मेरे को पता था और ये चीज उस टाइम समझा दी थी वहीं के वहीं। और अब जाकर तुम्हारा ये सवाल बनता है क्यों? क्योंकि पूरा लेक्चर नहीं देखते हो। हाँ जी, चलो। सो बेटा हमारा आज 1 बजे से लेक्चर हुआ था और उस लेक्चर में हम लोगों ने कैंसर के बारे में पढ़ा था और ये चीज आपको बता भी दी गई थी कि लेक्चर जो होगा आज 1 बजे से होना था। आप में से कईयों ने अटेंड नहीं किया था दोस्त, पता नहीं क्यों नहीं किया था। ठीक है, परफेक्ट है। क्यों नहीं किया था मुझे नहीं पता, क्यों नहीं किया था, करना चाहिए था। ये सारी चीजें बता दी थी, कैंसर कैसे होता है, किस तरीके से होता है, सब कुछ समझा दिया गया था। लास्ट टॉपिक पढ़ रहे थे कैंसर का कि कैंसर का उपचार कैसे होता है। तो ये हमें पढ़ना था कि भैया कैंसर जो है उसका उपचार कैसे होएगा, है ना। कैंसर का ट्रीटमेंट कैसे होता है। तो इसके कई तरीके होते हैं जिसमें से पहला तरीका जो है हम वो पढ़ने वाले हैं। हाँ, हाँ जी सर, हमको पता नहीं था। क्यों? क्लास नहीं लेते हो ना सर। हमको पता नहीं था क्लास का 1 बजे होगी। क्यों? क्योंकि क्लास नहीं लेते हो। केमिस्ट्री क्लास नहीं ली तो कहां से पता होएगा? सर नहीं बताया गया था। कह रहे सर बताया नहीं गया था। बहुत बढ़िया। परसों की क्लास, परसों क्लास नहीं हुई थी ना सर। किसी ने नहीं बताया था सर। सर किसी ने भी नहीं बताया सर, किसी ने नहीं बताया सर। अच्छा, अगर किसी ने नहीं बताया तो जितने भी बच्चों ने क्लास ली उनको कैसे पता लगा होगा? हमको तो ये बता दो फिर। हमको तो ये बताओ, जिन्होंने क्लास ली उनको कैसे पता लगा? हम उनके घर पर गए थे, बोले बेटा आज क्लास होगी 1 बजे। बताओ, किसी ने तो बताया होगा, किसी ना किसी ने तो बताया होगा, तभी तो क्लास हुई। चलो जी, उपचार की बात कर रहे हैं। तो जिन्होंने नहीं ली है क्लास दोस्त, आज की क्लास पहले लेना, ठीक है। तो कैंसर के इलाज की अगर हम बात कर रहे हैं, तो सबसे पहला तरीका होता है और वो है शल्य क्रिया यानी सर्जरी। सीधी सी बात है, हम क्या करेंगे सर? जो भी इन्फेक्टेड एरिया होएगा जहां पर कैंसर हुआ है उस जगह को हम क्या करेंगे? ऑपरेशन से वहां ऑपरेट करके उस जगह को ही हम क्या कर देंगे? हटा देंगे। जैसे सीधी सी बात है, एक होता है मेस्टेक्टॉमी, मेस्टेक्टॉमी होता है, ट्यूबेक्टॉमी आपने पढ़ा था और वेसेक्टॉमी आपने पढ़ा था। एक होता है हिस्टेरेक्टॉमी, एक होता है आर्किटेक्टॉमी,
ठीक है, अब जरा सोचिए, स्तन कैंसर अगर किसी को हो जाए, किसी को ब्रेस्ट कैंसर हो जाए, तो इस कंडीशन में स्तन ग्रंथियों को शरीर से निकाल देना, स्तन ग्रंथि को शरीर से हटा देना। ऑब्वियसली बात है। अब ये कब होएगा? इनिशियली होएगा। स्टार्टिंग में अगर पता लगता है स्तन कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है, तो ब्रेस्ट को यानी स्तन ग्रंथियों को ही शरीर से क्या कर देते हैं सर? हटा देते हैं। और शरीर से हटा देंगे ताकि बॉडी के दूसरे पार्ट्स में कैंसर ना फैले, इसलिए क्या कराया जाता है? स्तन ग्रंथि को शरीर से हटा दिया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? मेस्टेक्टोमी बोलते हैं। जो अभी अभी लेटेस्टली जिस फीमेल एक्ट्रेस को ये हुआ था उसका नाम हीना खान था, जो आप शायद जानते होंगे। ठीक है, उसके अलावा हिस्टेरेक्टोमी होता है। हिस्टेरेक्टोमी में क्या करते हैं? आपको याद होगा हिस्टेरा क्या था? वुम्ब, हिस्टेरा, मेट्रा, ये किसके नाम थे सर? गर्भाशय के नाम थे। तो गर्भाशय को शरीर से हटा देना। किसको हटा देना? गर्भाशय को शरीर से हटा देना। किसको हटा देना सर? गर्भाशय को शरीर से हटा देना क्या कहलाएगा सर? हिस्टेरेक्टोमी। अगर गर्भाशय में कैंसर हो जाएगा तो उसमें हम क्या होते हैं सर? गर्भाशय। सर स्तन ग्रंथियों में कैंसर कैसे बन जाता है? बेटा आज की क्लास लेना प्राची तिवारी, तब पता लगेगा। ठीक है जी। अब आपको पता ही नहीं है क्लास कब है, तो मैं क्या कर सकता हूं? 1 बजे क्लास थी, उसमें सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस करी थी। आर्किटेक्टोमी, अगर वृषण में कैंसर हो जाए, वृषण संक्रामित हो जाए, कैंसर हो जाए, तो वृषण को शरीर से हटा देना क्या कहलाएगा बेटा? आर्किटेक्टोमी कहलाएगा। तो कुल मिलाकर सीधी सी बात है, याद रखना, टेस्टीज में अगर कैंसर हो जाए तो शल्य क्रिया किन पर की जाएगी? वो भाग जिनको शरीर से हटा देने पर हम व्यक्ति मर नहीं जाएगा, उसी को तो करेंगे। अब जरा सोचिए, किसी के ब्रेन ट्यूमर हो गया, किसी को क्या हो गया? ब्रेन ट्यूमर हो गया या ब्रेन का कैंसर हो गया है। अब मुझे बताओ, ब्रेन हटा देंगे? थोड़ा लॉजिक लगाओ, ब्रेन हटा देंगे? नहीं ना। सोचो किसी को हड्डियों का कैंसर हुआ है, चलो बहुत रेयर केस है कि हम हड्डियां ट्रांसप्लांट, हड्डियां हटा देंगे, नहीं हटा पाएंगे ना दोस्त, है ना। तो कुल मिलाकर बहुत सीधी सी बात है, हम उन्हीं पार्ट्स को ही शल्य क्रिया से हटा पाएंगे जिनके हटाने से बॉडी पर इतना नुकसान ना हो कि व्यक्ति की मृत्यु ही हो जाए। ठीक है दोस्त, इतनी सी बात याद रखना। तो हमारे पास एक तरीका है, और वो क्या करना सर? शल्य क्रिया द्वारा यानी सर्जरी के द्वारा उस बॉडी के उस पार्ट को ही रिमूव कर देना जिसमें क्या हो रहा है सर? कैंसर हो रहा है। चलिए सर, और कौन सा तरीका है? और कौन सा तरीका है? और कौन सा तरीका है सर? नेक्स्ट अगला जो तरीका है, अगला जो तरीका है वो है रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी की बात करते हैं पहले। कीमोथेरेपी। सर कीमोथेरेपी के अंतर्गत हम क्या करते हैं? हम बेटा केमिकल्स का उपयोग करते हैं, रसायनों का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? केमिकल्स का उपयोग करते हैं। वो केमिकल्स जिनके दुष्प्रभाव बहुत होते हैं, जिनके साइड इफेक्ट्स होते हैं। क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं? बालों का गिर जाना, बालों का गिर जाना, जो आपने देखा होगा कि वो लोग जिनको कैंसर होता है, जिनको कीमोथेरेपी दी जाती है, शॉर्ट में क्या बोला जाता है? कीमो बोला जाता है कि भैया इस व्यक्ति को कैंसर था और इसको कीमो दी गई थी। कीमो मींस कीमोथेरेपी दी गई थी। तो उसमें केमिकल्स का उपयोग करते हैं। कौन से केमिकल्स का? अभी लिख रहा हूं, केमिकल्स का उपयोग करते हैं। और उन केमिकल्स के साइड इफेक्ट्स होते हैं। क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं? उन केमिकल्स का इलाज करते ही हेयर फॉलिकल्स जो होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। हेयर फॉलिकल्स मींस जहां से हेयर निकलते हैं वो डैमेज हो जाते हैं। हेयर फॉलिकल खत्म होते ही क्या हो जाएगा सर? बाल गिर जाएंगे। ठीक है, तो बालों का गिर जाना एक साइड इफेक्ट होएगा। बॉडी में रक्त की मात्रा कम हो जाना। किसकी मात्रा कम हो जाना? रक्त की मात्रा कम हो जाना, यानी अरक्तता हो जाना। एनीमिया कंडीशन हो जाना, एनेमिक हो जाना, बॉडी में ब्लड कम हो जाना। ठीक है, तो ये इसके मेजर साइड इफेक्ट्स। अब सर बात आ रही है सर कौन से रसायनों का उपयोग किया जाता है? एक पादप है, एक पुष्प मैं आपको दिखा भी दूंगा यहां पर। एक पुष्प है जिसका नाम है कैथारेंथस
रोजियस। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये बहुत पहले एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, हालांकि अब नहीं पूछा जाएगा, लेकिन कई बार हम क्या होता है ना, सवाल करते हैं मॉड्यूल के और वो सवाल हमें कई बार दिख जाता है, और जब दिख जाता है तो हमारा माथा खराब हो जाता है कि सर आपने तो ये चीज बताई नहीं थी। तो कैथारैंथस रोजियस जो है, जिसको हम सदाबहार का पादप बोलते हैं, सदाबहार, आप सभी ने देखा हुआ सदाबहार पुष्प, क्या देखा हुआ, सदाबहार पादप होता है कैथारैंथस रोजियस। मैं अभी दिखा देता हूं। उससे दो केमिकल मिलते हैं, एक का नाम होता है विनब्लास्टिन और एक का नाम होता है विनरिस्टीन। विनब्लास्टिन और विनरिस्टीन, ये केमिकल्स होते हैं। इन केमिकल्स का उपयोग किया जाता है किसमें, कीमोथेरेपी में। अब सर ये केमिकल्स क्या करते हैं बेटा, ये केमिकल्स जो होते हैं उन आबुर्द कोशिकाओं की वृद्धि को रोकते हैं। ये केमिकल्स क्या करते हैं सर, ये रसायन जो होते हैं ये आबुर्द कोशिकाओं को वृद्धि करने से रोकते हैं, यानी आबुर्द को खत्म करते हैं, आबुर्द को नष्ट करते हैं। तो आबुर्द को नष्ट करने का काम जो होता है वो कौन करते हैं, ये केमिकल्स करते हैं। ट्यूमर को खत्म करने का काम कौन करते हैं सर, ये ड्रग्स करती हैं। अब याद करिए, ये विनब्लास्टिन और विनरिस्टीन में विनब्लास्टिन ये जो वर्ड जो है ये हमारे एक चैप्टर में आया था, अगर आपको याद आ रहा हो। सर कौन से चैप्टर में आया था सर, ये एक चैप्टर में आया था जिसका नाम था जैव अणु, और जैव अणु में हमने एक प्राथमिक उपापचयज और एक द्वितीय उपापचयज वर्ड लिखा था, अगर आपको याद आ रहा हो। तो ये विनब्लास्टिन एक द्वितीय उपापचयज था। क्या था, ये एक द्वितीय उपापचयज था जो हमने उस चैप्टर में वर्ड देखा था विनब्लास्टिन, है ना। और मैंने आपको बोला था ये बाद में आएगा, जब ये वाला चैप्टर पढ़ेंगे, कैंसर पढ़ेंगे। तो ये विनब्लास्टिन जो है ये एक केमिकल है जो प्लांट ने प्रोड्यूस किया, लेकिन उसका उपयोग मनुष्यों ने किया। किस केस में सर, आबुर्द को नष्ट करने के लिए। तो ये क्या था सर, ये एक द्वितीय उपापचय था, सेकेंडरी मेटाबोलाइट था। ये एक प्रकार की औषधि है, एक प्रकार की ड्रग है, एक प्रकार की केमिकल, एक प्रकार का रसायन है जिसको इस पादप से प्राप्त किया जाता है, जिसको मैं दिखा देता हूं, कैथारैंथस रोजियस को। कैथारैंथस रोजियस सदाबहार का पेड़ जो आप लोग आसपास देखते हैं, आपके आसपास भी दिख जाता है यार, ये वाला देखा है आप सभी ने। सदाबहार, नॉर्मल घर के आसपास क्या बोलते हैं, सदाबहार बोलते, सदाबहार का पेड़ है, सदाबहार का पेड़ है, सदाबहार, सदाबहार, सदाबहार। हाँ जी, देखा है आप सभी ने ऐसा, सभी ने ये इस प्रकार का देखा है ना। हाँ जी, आपके हो सकता है आपके घर में भी हो। तो इस पेड़ से इस रोजियस पैटर्न में होता है, रोज की जगह होता है, तो इससे ये केमिकल्स मिलते हैं और इन केमिकल्स को हम यूज में लेते हैं आबुर्द को नष्ट करने के लिए। दिस इज कॉल्ड कीमोथेरेपी। नेक्स्ट इज, अगली जो थेरेपी जो होती है वो क्या कहलाती है सर, हमारी रेडियोथेरेपी कहलाती है। तीसरी जो टेक्निक जो है उसका नाम है रेडियोथेरेपी। सर इस थेरेपी में क्या किया जाएगा, इस उपचार में क्या किया जाएगा, तो बेटा रेडियोथेरेपी में बेसिकली हम रेडिएशंस का इस्तेमाल करते हैं, विकिरणों का उपयोग करके आबुर्द को नष्ट किया जाता है। ठीक है जी, तो किरणों का इस्तेमाल करके, रेडिएशंस का इस्तेमाल करके हम किसको नष्ट करते हैं सर, आबुर्द को नष्ट करते हैं। बहुत ही पेनफुल प्रोसीजर है दोस्त, याद रखना ये वाला भी, ये भी बहुत पेनफुल प्रोसीजर होता है। ठीक है, तो यहां पर हम एक्सरे किरणें डालते हैं, एक्सरे किरणें डालते हैं। एक्स किरणें जो होती हैं उनका इस्तेमाल करते हैं, कोबाल्ट 60, आयोडीन 131, हाँ टेक्सस बुकाटा से भी मिलता है, टेक्सोल मिलता है, उसको भी यूज में लेते हैं। तो एक्सरे किरणें हो गई हैं, आयोडीन 131 आइसोटोप हो गया, रेडियो आइसोटोप हो गया है, कोबाल्ट 60 रेडियो आइसोटोप हो गए हैं। तो इनसे जो रेडिएशंस निकलती हैं
उन रेडिएशंस को, किरणों को हम इस्तेमाल करते हैं किस चीज के लिए? रेडियोथेरेपी में, यानी रेडिएशंस डालते हैं, किरणें डालते हैं, लेजर लाइट डालते हैं सीधे भाषा में भाई। जहां पर क्या हुआ है जनाब? कैंसर हुआ है। जिस जगह पर कैंसर डेवलप हो रहा है वहां पर उस जगह को, कैंसर को खत्म करने के लिए इन किरणों का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो हमारी बुक में, हमारी एनसीईआरटी में एक्सरे किरणें लिखी हुई है, तो आप भी एक्सरे किरणें ही लिखिएगा। बाकी कोबाल्ट और ये आयोडीन 131 ये लिखने की जरूरत नहीं है। सिंपल एक्सरे किरणें जो हैं, इन किरणों का उपयोग किया जाता है उस जगह को नष्ट करने के लिए जहां पर आबुर्द बनता है। बाकी सारी चीजों को ढक दिया जाता है ताकि सामान्य ऊतक जो है वो नष्ट ना हो। ठीक है जी, ये हो गए हमारे 3 तरीके। अब क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, सामान्यतः कैंसर के ट्रीटमेंट में कौन सा उपचार किया जाता है? सामान्यतः कैंसर के ट्रीटमेंट में कौन सा उपचार किया जाता है? सर्जरी की जाती है कि कीमोथेरेपी की जाती है कि रेडियोथेरेपी की जाती है ना? तो याद रखना, सामान्य तौर पर कैंसर के लिए इन तीनों को साथ में किया जाता है, इन तीनों का संयोजन किया जाता है, तीनों को साथ में किया जाता है। किसमें? कैंसर में। और ये चीज यहां पर लिखी हुई है, यहां पर लिखी हुई है। अधिकांश कैंसर के उपचार में, देखिए लाइन लिखिए, अधिकांश कैंसर का उपचार जो होता है उसमें हम शल्य कर्म यानी सर्जरी करते हैं, विकिरण चिकित्सा यानी रेडियोथेरेपी करते हैं, रसो चिकित्सा यानी कीमोथेरेपी, इन तीनों का संयोजन से हम उस कैंसर को ट्रीट करते हैं, उपचार करते हैं। तो ये चीज याद रखना, अधिकांश कैंसर में तीनों तकनीकों को संयोजित रूप से किया जाता है। तो ये लाइन यहां पर याद रख लेना, क्योंकि यहां पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि अधिकांश कैंसर का उपचार कौन सी चीज से किया जाता है। तो याद रख लेना सीधा सीधा कि अधिकांश यानी मैक्सिमम कैंसर में, मैक्सिमम कैंसर का उपचार करने के लिए तीनों तकनीक का उपयोग संयोजित रूप से किया जाता है। तीनों तकनीक मैंने लिख दिया, तीनों यहां पर ABC, ए शल्य क्रिया, दूसरी रासायनिक चिकित्सा, तीसरी विकिरण चिकित्सा। ठीक है जी, तीनों तकनीक का उपयोग संयोजित रूप से किया जाता है। साथ साथ, संयोजित मीन्स साथ साथ, संयोजित रूप से किया जाता है। डन। ठीक है, तो जिन्होंने भी क्लास नहीं ली थी दोस्त, आज 1 बजे से जो क्लास हुई थी, मात्र 1.5 घंटे की हुई थी, प्लीज अभी जाना मत, क्योंकि ये टॉपिक बस इतना ही सही है। इसके बाद हम नया टॉपिक पढ़ेंगे, उसका कोई लिंक नहीं मिलेगा कैंसर से। तो आप अभी भी क्लास अगर छोड़ देंगे तो फिर आपको पूरी दोनों क्लासेस लेनी पड़ेंगी। ठीक है, डन। तो यहां तक की बात आई होप आपको समझ में आ गई होगी कि उपचार अगर करना है तो ये तरीके हैं। ठीक है, इसके अलावा सर क्या और भी कोई तरीका है उपचार का? हमारी एनसीईआरटी ने ये 3 तो लिखे हैं, इसके अलावा एक और तरीका हमारी एनसीईआरटी ने लिखा है। और भी तरीके होते हैं, और भी तरीके होते हैं। अन्य तरीकों के अंतर्गत और कौन से तरीके? सर 3 तरीके तो ये थे ही थे। शल्य क्रिया हो गया, रसायन चिकित्सा, और विकिरण चिकित्सा। ये तो है ही है। इसके अलावा हम इंटरफेरोन थेरेपी भी देते हैं। क्या देते हैं सर? कॉन्टैक्ट इनहिबिशन क्या है? राकेश प्रजापति सर, ये कॉन्टैक्ट इनहिबिशन क्या है? अब तो हो गया बेटा, हो गया, चला गया कॉन्टैक्ट इनहिबिशन तो। हाँ जी, नेक्स्ट तरीका क्या है? इंटरफेरोन थेरेपी। कौन सी थेरेपी है? इंटरफेरोन थेरेपी। सर ये कौन सी थेरेपी है? सर ब्लड कैंसर का उपचार है क्या?
पता है आज की क्लास जो हुई थी ना 1 से 2:30 बजे वाली बहुत सही हुई थी, कसम से बहुत सही से बच्चे आए थे, ज्यादा फालतू नहीं, नॉर्मल पिन ड्रॉप साइलेंस के साथ में चीजें सुन रहे थे, समझ रहे थे। ये बकैती करने वाले जो है इस क्लास में आते हैं, 4:45 वाली जो क्लास होती, क्यों छुट्टी हो जाती है स्कूल से ना, इसलिए है ना, है ना, सच्ची सच्ची बताना, छुट्टी हो जाती है ना। तो इंटरफेरोन थेरेपी ये क्या है? अब आप मुझे बताइए, क्या आपको याद है कैंसर जो था क्या वो वायरस से होता था? सोचो, क्या कैंसर वायरस से होता था? याद करिए, आज हमने पढ़ा था ऐसे वायरस जो कैंसर करते हैं उनको हमने क्या बोला था सर? वायरल, जिनके अंदर क्या मिल रहे थे? जीन मिल रहे थे, जिनको हमने क्या बोला था? वायरस ऑन्कोजीन बोला था। क्या बोला था हमने? वायरल ऑन्कोजीन बोला था। अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि कैंसर जो है अगर वायरस से होता है तो हमें ऐसे कैंसर का ट्रीटमेंट करने के लिए अगर हम इंटरफेरॉन का इस्तेमाल करें तो क्या कैंसर तेजी से फैलेगा या कैंसर को फैलने से हम रोकेंगे? जरा सोचिए, वायरस का नियंत्रण करने के लिए, वायरस की वृद्धि को रोकने के लिए, नियंत्रण करने के लिए क्या हमने इंटरफेरॉन का इस्तेमाल किया था? याद आ रहा है आपको इंटरफेरॉन? याद आ रहे हैं इंटरफेरॉन? याद आ रहे हैं? याद आ रहा है? हाँ जी, अल्फा इंटरफेरॉन। अल्फा इंटरफेरॉन होता है, कापोसी सार्कोमा वायरस के लिए होता है, बिल्कुल होता है। तो सिर्फ इतना सा वर्ड समझना था कि जनाब इंटरफेरॉन क्या है? वो केमिकल्स थे, वो प्रोटीन थे जो संक्रामित कोशिका से निकलते हैं और असंक्रामित कोशिका में वायरल इन्फेक्शन को रोकते, यही था ना। अब जरा सोचिए, हमने इंटरफेरॉन डाले, वो इंटरफेरॉन हमारी सामान्य कोशिका में जाएगा और वो सामान्य कोशिका में जाकर अन्य वायरस के संक्रमण से उसको बचाएगा। अब वायरस के कारण अगर कैंसर हो रहा है तो वो वायरस हमारी उन कोशिकाओं में अगर जाता है जिसमें हमने इंटरफेरॉन डाले हैं तो वहां पर कैंसरस सेल में वो नहीं बदलेगा। तो हो सकता है आपके ऊपर से उड़ गया हो क्योंकि आपने आज का लेक्चर नहीं लिया। जिन्होंने लेक्चर लिया उनको ये चीज समझ में आ गई होगी क्या कि वायरस से अगर कैंसर होता है तो अगर हम वायरस की वृद्धि को रोक ले तो हो सकता है वो कैंसर नहीं बढ़ेगा। वायरस की वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए हमने किसका इस्तेमाल किया सर? इंटरफेरॉन का इस्तेमाल किया, यानी हमने इंटरफेरॉन थेरेपी दी। ठीक है जी। कमलेश लोंगाड़े, कमलेश बाबू, हमने एमआरआई देख लिया था। एमआरआई में जो चीज पढ़ने लायक थी मैंने आपको बता दी थी कि यहां से प्रश्न आएगा। ठीक है, इतना सा था हमारे कैंसर में जो चीज बची थी, यहां तक की बात समझनी थी। आइए अब एक बार जरा एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं, जो हमारी एनसीईआरटी थी। हमने जो भी चीज आप पढ़ी है, प्लीज आपसे अनुरोध रहेगा दोस्त, अगर आपने लेक्चर नहीं लिया है तो प्लीज आज लेक्चर ले लीजिएगा। उसके बाद में अगर कोई डाउट बचता है तो कल पूछ लीजिएगा, बस। है ना। देव दुबे कह रहे सर हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऑब्वियस ही बात है, कहां से समझ में आएगा? क्लास नहीं लोगे तो कैसे समझ में आएगा? आइए कैंसर की बात करते हैं। मानव में भयंकर रोगों में से एक है कैंसर, जो विश्व भर में मौतों का प्रमुख कारण है। यहां से कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। हमने पहला बिंदु ही यही लिखा था, अगर आपको याद आ रहा हो, कैंसर के अंदर कि सबसे ज्यादा घातक असंक्रामक रोग और भारत में प्रतिवर्ष 10 लाख लोग मर जाते हैं। यही चीज हमारी एनसीईआरटी में भी लिखी हुई है, जो आपने यहां से अंडरलाइन करनी है। भारत में प्रतिवर्ष यानी हर एक वर्ष लगभग 10 लाख से ज्यादा लोग कैंसर से पीड़ित होते हैं और इससे बड़ी संख्या में मर जाते हैं। तो वर्ड याद रखना 10 लाख, और वहां पर याद रखना एड्स में 2,50,00,000। 2,50,00,000 एड्स के केस में था, यहां पर 10 लाख। वर्ड मत भूलना, एनसीईआरटी की लाइन याद रखना। ठीक है जी। कैंसर होने की क्रियाविधि, कैंसर कैसे होता है, कोशिकाएं कैसे कैंसर कोशिकाओं में बदल जाती हैं, रूपांतरित मतलब बदलना, कैसे एक सामान्य कोशिका कैंसर जनी कोशिका में बदलती है, कार्सिनोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है, यानी ये बदलाव कैसे होता है, इसका उपचार कैसे होता है,
कैसे हम इसका उपचार करेंगे, कैसे नियंत्रित करेंगे, नियंत्रण कैसे करेंगे, इसको नियंत्रण जैविकी यानी कैसे नियंत्रित किया जाएगा। और मेडिसिन में, आयुर्विज्ञान मीन्स मेडिसिन में गहन अनुसंधान का विषय है। यानी यहां से यहां तक सिर्फ एनसीईआरटी ने सिर्फ यह बताया है कि कैंसर एक ऐसा, सर इंटरफेरोन तो वायरस से इन्फेक्टेड सेल्स भी निकालती है, बिल्कुल निकालती है साध मलिक, इसलिए बोला है ना बेटा क्लास नहीं ली है तुमने तो बीच में मत डिस्टर्ब करो, तुमको नहीं आएगा समझ में। कैंसर होने की क्रिया विधि, कैंसर कैसे होता है, कैंसरस कोशिका कैसे बदलती हैं, किस तरीके से उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा, कौन सी मेडिसिन यूज में ली जाएंगी, ये सारी चीजों का गहन अध्ययन करना बहुत जरूरी है। किसके केस में, कैंसर के केसेस में। ठीक है जी, यहां से यहां तक की बात। ठीक है, क्वेश्चन कहां से आएगा, इस पूरे पैराग्राफ में क्वेश्चन बनेगा भारतवर्ष में कितने लोग प्रति वर्ष कैंसर से ग्रसित होते हैं। यहां से इस पूरे पैराग्राफ में जो क्वेश्चन बन रहा है मात्र एक बन रहा है कि भारत में प्रतिवर्ष कितने लोग संक्रमित होते हैं कैंसर से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारे शरीर में कोशिकाएं वृद्धि और विभेदन अत्यधिक नियंत्रण और नियमित होता है। मैं पहले क्लियर कर देता हूं दोस्त, आप ये सोचो कि आपको यहां से एनसीईआरटी की लाइन समझ में आ जाएगी अगर आप पिछला लेक्चर नहीं देखे हो जो आज हुआ है 1 बजे से। अगर आप वो नहीं देखे हो तो प्लीज मेरा अनुरोध रहेगा ये बार बार मत स्पैम करना कि सर हमको समझ में नहीं आ रहा है। ऑब्वियस ही बात है नहीं आएगा समझ में, और ये मैंने उसी टाइम क्लास में बोल दिया था 1 बजे वाली क्लास में, क्या कि हमारी एनसीईआरटी में कुछ कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनको अगर डिटेल में ना समझा जाए तो वो समझ में नहीं आती है, इसीलिए हमने चीजों को ढंग से एक्सप्लेन करके समझा था। तो अगर आपको ये एनसीईआरटी समझ में नहीं आ रही है इट मींस आपने आज का लेक्चर नहीं लिया है। हाँ, आपने आज का लेक्चर लिया है तो डेफिनेटली आपको ये समझ में आ जाएगी। ठीक है जी, आइए। सर गहन अनुसंधान का विषय मतलब रिसर्च का। अनुसंधान क्या होता है, रिसर्च होती है मेरे भाई। कौन है ये बांगड़ू लाल, अनुसंधान नहीं पता तेरे को? कौन है ये देव दुबे? देव दुबे साहब, अरे देव दुबे, क्या तेरे को CDRI की फुल फॉर्म याद है? हाँ भाई देव दुबे, दुबे साहब, अरे दुबे साहब, क्या आपको CDRI की फुल फॉर्म याद है? अगर CDRI की फुल फॉर्म याद होती तो आपको याद होता अनुसंधान संस्थान। कोई वर्ड याद आ रहा है? अनुसंधान संस्थान, कोई वर्ड याद आ रहा है? सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान। अनुसंधान क्या होता है, रिसर्च होती है। पढ़ा करो दोस्त, पढ़ाई किया करो। चल अभी समझ में आ गया देव जी, क्लियर है यहां तक? अनुसंधान मतलब रिसर्च का टॉपिक है, बहुत ज्यादा रिसर्च करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा रिसर्च करनी पड़ेगी, अनुसंधान करना पड़ेगा। हमारे शरीर में कोशिका वृद्धि और विभेदन अत्यधिक नियंत्रण और नियमित होता है। यानी हमारे शरीर में जो कोशिकाएं हैं वो नियंत्रित तरीके से काम करती हैं और विभेदन जो होता है उनका वो भी नियंत्रित। विभेदन मीन्स एक निश्चित कार्य करने की जो विधि जो होती है उसको हम बोलते हैं विभेदन। यानी विभेदन अगर हो रहा है यानी कोशिका एक डेफिनेट फंक्शन कर रही है तो ये बड़े कंट्रोल्ड तरीके से किया जाता है हमारी बॉडी के अंदर। कैंसर कोशिकाओं में यह नियामक क्रिया विधि टूट जाती है। यानी कैंसर कोशिकाओं की अगर मैं बात करूं तो ये नियंत्रण, ये रेगुलेशन खत्म हो जाता है। प्रसामान्य कोशिका, प्रसामान्य कोशिका मीन्स नॉर्मल सेल्स, प्रसामान्य कोशिका मीन्स नॉर्मल सेल्स ऐसा गुण दर्शाती है। अब यहां से अलग चीज चल रही है क्या? पहले बताया कि भैया कि नॉर्मली सेल्स जो होती है हमारी बॉडी में क्या करती है, वृद्धि करती है और हमारी बॉडी के अंदर वो वृद्धि भी करती है, विभेदन भी करती है और ये बड़े कंट्रोल्ड तरीके से होता है। लेकिन कैंसर कोशिकाओं में ये कंट्रोल खत्म हो जाता है। क्यों खत्म हो जाता है, आगे पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ। नॉर्मल सेल्स क्या दर्शाती है? सर नॉर्मल सेल्स जो होती है हमारी बॉडी की, जो नॉर्मल सेल जो होती हैं वो एक गुण दर्शाती है। सर कौन सा गुण दर्शाती है? एक गुण होता है जिसे हम स्पर्श संदमन बोलते हैं, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन बोलते हैं। सर ये क्या होता है? इसी गुण के कारण, अब ये गुण क्या होता है, इस गुण में क्या होता है, इसी गुण के कारण दूसरी कोशिकाओं से उनका संस्पर्श उनकी अनियंत्रित वृद्धि को संदमित करता है। सर समझ में नहीं आया? यही तो चीज आज समझाई थी दोस्त।
यही तो चीज आज समझाई थी कि अगर एक कोशिका अनियंत्रित फंक्शन करती है तो उसके आसपास वाली कोशिका उसकी वृद्धि को क्या कर देती है, रोक देती है। इसी को हम क्या बोलते हैं, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन बोलते हैं। ऐसा लगता है कि कैंसर कोशिकाओं में यह गुण खत्म हो जाता है। अब ये वाला जो गुण जो होता है ये कैंसर कोशिकाओं में खत्म हो जाता है, आसपास वाली कोशिका कैंसर कोशिका को नष्ट नहीं कर पाती है। इसके फलस्वरूप कैंसर कोशिकाएं विभाजित होना जारी रख जाती हैं और भंडार खड़ा हो जाता है कोशिकाओं का, जिसे हम क्या बोलते हैं, आबुर्द बोलते हैं, ट्यूमर बोलते हैं। यही हमने पढ़ा था। जब कांटेक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी तो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ती जाएंगी। ऐसी ग्रुप ऑफ सेल्स के पुंज को हम क्या बोलेंगे, आबुर्द बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ट्यूमर बोलेंगे। आबुर्द दो प्रकार के होते हैं, एक सुदम आबुर्द जिसको हम बिनाइन ट्यूमर बोलते हैं और एक होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर जिसको हम है, अच्छा सुदम को हमने बोला बिनाइन और दुर्दम को हमने बोला, यहां पर लिखा हुआ मैलिग्नेंट। दो प्रकार के थे, एक था सुदम आबुर्द और एक था दुर्दम आबुर्द। सुदम आबुर्द जो होते हैं वो सामान्यतः अपने मूल स्थान पर सीमित होते हैं, यही हमने पढ़ा था। क्या होते हैं सुदम आबुर्द, स्थानिक होते हैं। ये वर्ड हमने लिखा हुआ है दोस्त, यहां पर लिखा हुआ है। सुदम आबुर्द कैसे होते हैं, स्थानिक होते हैं, लोकलाइज्ड होते हैं, जहां पर बनते वहीं पर रह जाते हैं। जबकि दुर्दम आबुर्द क्या थे, जो शरीर में फैल रहे थे। यही चीज यहां पर लिखी हुई है, शरीर के दूसरे भागों में नहीं फैलते हैं। कौन, सुदम आबुर्द। इनसे मामूली क्षति होती है, यानी बहुत थोड़ा बहुत नुकसान होता है, किसमें, बिनाइन ट्यूमर में। दूसरी ओर दुर्दम आबुर्द जो होते हैं, जो प्रचुरोध भवी कोशिकाओं का पुंज होता है। अगर किसी ने पूछा सर ये प्रचुरोध भवी कोशिकाएं क्या होती हैं, हालांकि यहां पर अगर ये वर्ड अगर आप सुन रहे हो प्रचुरोध भवी, ये प्रचुरोध भवन कहीं और वर्ड भी आया था। कहां पर आया था, याद कर, आर्तव चक्र में एक अवस्था थी जिसका नाम था प्रचुरोध भवन अवस्था। यानी जब नंबर ऑफ सेल्स बढ़ती हैं तो उसको हमने क्या बोला था, प्रचुरोध भवन अवस्था बोला था ना। एंडोमेट्रियम की सेल्स बन गई थी, नंबर ऑफ एंडोमेट्रियम सेल्स बढ़ रही थी, तो क्या बोला था, प्रचुरोध भवन अवस्था, प्रोलिफरेटिव फेज, नंबर ऑफ सेल्स का बढ़ जाना। तो यहां पर क्या हो रहा है सर, दुर्दम आबुर्द में जो कोशिकाएं प्रचुरोध भवन कर रही है, यानी नंबर बढ़ा रही है, उनका जो पुंज जो होता है वो नवद्रव्य कोशिकाएं कहलाती हैं। वो जो पुंज जब बढ़ता जाएगा, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ती जाएंगी, तो उन सेल्स को हमने क्या बोला था, याद करो। एक बालक आया था क्लास में जिसने पूछा था, इनोसेंट बॉय उसका नाम था, मेरे को याद है आज की क्लास में, जिसने पूछा था सर नियोप्लास्टिक सेल्स क्या होती है, नवद्रव्य कोशिका क्या होती है। तो ये आबुर्द जब शरीर में फैलता जाता है, जहां जहां जाता है वहां पर नई नई सेल्स बनती जाएंगी आबुर्द की, उसको हमने बोला था नियोप्लास्टिक सेल्स। यह बहुत तेजी से बढ़ती है और आसपास की सामान्य ऊतक पर हमला करके उन्हें क्षति पहुंचाती है। आबुर्द कोशिका सक्रियता से विभाजित होती हैं और वर्धित होती है, यानी अपनी संख्या बढ़ाती जा रही है और बढ़ती जा रही है, जिससे वे आवश्यक पोषकों के लिए सामान्य कोशिका से स्पर्धा करती हैं। जो सामान्य कोशिका हैं उनसे क्या करेंगी, कंपटीशन करेंगी, किस चीज के लिए, पोषण के लिए। उनका पोषण चुरा लेंगी और उन्हें भूखा मार देती हैं, यानी उनका खाना चुरा लेती है और उन्हें क्या कर देती है, भूखा मार देती हैं। ठीक है जी। ऐसे आबुर्दों से उतरी हुई कोशिकाएं रक्त द्वारा दूरस्थ स्थल पर पहुंच जाती हैं, और अगर ये कोशिकाएं रक्त माध्यम से हमारे शरीर के भागों में अगर फैलती जाएंगी तो जहां जहां जाएंगी, जहां भी ये जाती हैं, वहां नए आबुर्द बनाना प्रारंभ कर दिया। अब जहां जाएगी वहां का पोषण लेगी, वहां की सेल्स डैमेज होती जाएंगी, अपनी संख्या बढ़ाती जाएगी। इस प्रक्रिया को हमने क्या बोला था, मेटास्टेसिस वाला यह गुण दुर्दम आबुर्द का सबसे डरावना गुण है, और इसी परिस्थिति को, इस डिजीज को हमने क्या बोला था, कैंसर बोला था। लोकलाइज्ड का मतलब समझ में आता है शिवानी शुक्ला, लोकलाइज्ड एक जगह पर मिलना, एक निश्चित जगह पर मिलना। सर व्हाट इज प्रोटोऑन्कोजीन, अरे राकेश प्रजापति क्लास नहीं ली, पहले क्लास लो फिर समझ में आएगा। बार बार नहीं करूंगा बेटा, नहीं तो फिर फालतू में एक्स्ट्रा क्लास लेने का फिर फायदा क्या होता। अरे बस कर भाई आर के पटेल, आगे पढ़ो जरा, जल्दी से आगे बढ़ो, इतने ये खत्म हो जाए। सर जी धोखा हो गया हमारे साथ।
सर 1 बजे अच्छा लग रहा था, ऑब्वियस ही बात है 1 बजे अच्छा लगेगा यार, गुड फीलिंग आती है, जोश के साथ में पढ़ाई होती है पहली क्लास। बाद वाली क्लास में सुस्ती आने लग जाती है, टीचर को भी आने लग जाती है, पढ़ने वाले को भी आने लग जाती है ना। लेकिन सर ब्लड कैंसर बिनाइन कैसे हो सकता है? हमने कब बोला बिनाइन हो सकता है बेटा? हमने कब बोला ब्लड कैंसर बिनाइन हो सकता है? मैं तो आपसे कह रहा था क्या बिनाइन होगा, आप पूछ रहे थे। अब खुद जरा सोचो, ब्लड के माध्यम से बह रहा है, क्या वो बिनाइन होगा? हाँ चलो आइए, कैंसर के कारण पढ़ते हैं। प्रसामान्य कोशिकाओं का कैंसरी नवद्रव्य कोशिकाओं में रूपांतरण को प्रेरित करने वाले कारक भौतिक भी हो सकते हैं। ये हमने पढ़ा था कि भैया सामान्य कोशिका को कैंसर कोशिका में बदलने के लिए जो कारक रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो फिजिकल हो सकते हैं, केमिकल हो सकते हैं या बायोलॉजिकल हो सकते हैं। वो फिजिकल भी हो सकते हैं, केमिकल भी हो सकते हैं और बायोलॉजिकल भी हो सकते हैं। ऐसे कारकों को हमने क्या बोला था? कैंसरजन बोला था, कार्सिनोजन बोला था। क्या बोला था हमने इसको? कार्सिनोजन बोला था। क्या नाम दिया था हमने इसका? इसको हमने क्या बोला था? कार्सिनोजन। पहले एक बार पढ़ लो बेटा प्लीज, रिक्वेस्ट रहेगी यार, अच्छे बच्चे हो तुम, पढ़ लो प्लीज, स्पैम मत करो। एक्स किरणें और गामा किरणें जैसी आयनीकारी विकिरण हमने बात करी थी, लिखा हुआ एक्स किरणें और गामा किरणें। एक्स रेज, गामा रेज ये हमारी क्या है? आयनीकृत है, यानी आयोनाइजिंग रेडिएशन। पराबैंगनी किरणें ये हमारी कैसी है? नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन है, अनायनीकृत किरणें हैं। ये किरणों से, जिनको हम कार्सिनोजन बोल रहे हैं, इनसे क्या होता है? कैंसर होता है। कैसे बदलाव हुआ था ये सारा हमने पढ़ा था। प्रोटो ऑन्कोजीन ऑन्कोजीन में बदल जाते, ट्यूमर सप्रेसर जीन ये भी खराब हो जाते, तो आबुर्द कोशिकाओं का निर्माण होता है। ठीक है जी। तो एक्सरे किरणें और गामा किरणें जो हैं वो हमारी आयनीकृत किरणें हैं, जबकि पराबैंगनी जो है वो अनायनीकृत किरणें हैं। और ये डीएनए को क्या पहुंचाती हैं? क्षति पहुंचाती है, जिससे नवद्रव्यी रूपांतरण होता है, नियोप्लास्टिक रूपांतरण होता है, यानी ट्यूमर कोशिकाओं का निर्माण होता है। तंबाकू के धुएं में मौजूद रसायन, अब कौन सा रसायन था? एन नाइट्रोसोडाइमिथाइलिन था, जो यहां पर लिखा हुआ है। कौन था? एन नाइट्रोसोडाइमिथाइलिन था, जो तंबाकू के धुएं में 200 से ज्यादा केमिकल्स मिल रहे हैं, जिसमें से एक था एन नाइट्रोसोडाइमिथाइलिन। ये वर्ड हमारी एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ था, मैंने यहां पर लिख दिया था। जो हमारे कैंसर फैलाता है, और कौन सा कैंसर हो जाता है जनाब? यहां से फेफड़ों का कैंसर होता है। कौन सा कैंसर होता है? फेफड़ों के कैंसर का मुख्य कारण होता है कौन? तंबाकू के अंदर मिलने वाला केमिकल। नेक्स्ट, कैंसर उत्पन्न करने वाले विषाणु। सर वायरस भी कैंसर उत्पन्न करते हैं जनाब, बिल्कुल बात करी थी विद एग्जाम्पल, हमने एग्जाम्पल भी देखा था। आबुर्दीय विषाणु कहलाते हैं। ऐसे विषाणु को हम क्या बोलेंगे? आबुर्दीय विषाणु, यानी वो विषाणु जो आबुर्द पैदा करेंगे। अब ऐसे विषाणुओं के अंदर जो जीन मिलेंगे, ऐसे विषाणुओं में जो जीन मिलते हैं उनको हमने क्या बोला था? विषाणुवीय आबुर्द जीन, यानी वायरल ऑन्कोजीन बोला था। ये सारी चीजें लिखी हुई हैं दोस्त, सब कुछ लिखा हुआ है, लेक्चर देखना सब समझ में आएगा। वायरल ऑन्कोजीन यानी वायरस के अंदर मिलने वाले जीन जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किस चीज के लिए? कैंसर ऑब्टेन करने के लिए, उनको हम वायरल ऑन्कोजीन बोल रहे हैं। इसके अलावा सामान्य कोशिकाओं में कई जीन का पता चला, जिनमें कुछ विशेष परिस्थितियों में सक्रिय हो जाने पर कोशिकाओं का कैंसर जनी रूपांतरण कर देते हैं। अब वो कौन से जीन थे? ये जीन कोशिका आबुर्द जीन, सेल्यूलर ऑन्कोजीन होते हैं, या इनको हम प्रोटो ऑन्कोजीन कहलाते हैं। यानी वो जीन क्या कहलाते हैं? प्रोटो ऑन्कोजीन्स, जो जब एक्टिवेट हो जाते हैं, मतलब एक्टिवेट मतलब इन द सेंस कि वो प्रोटॉन को जीन किस में बदल जाते हैं? ऑन्कोजीन में बदल जाते हैं। तो ऐसी कोशिकाएं जो हैं अपना नियंत्रण खो देती है, स्पर्श संदमन खो देती है, और किस में बदल जाती है? आबुर्द कोशिकाओं में बदल जाती है। तो ये सारे वर्ड हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट, कैंसर का निदान कैसे करेंगे? तो भैया कैंसर शुरू में ही पता लगाना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि ऐसा होने पर कई मामलों में इस रोग का सफलतापूर्वक उपचार किया जा सकता है। बिल्कुल। अब देखिए, आपको याद आ रहा होगा, आपने 3 रोग पढ़े थे जिनका अगर प्रारंभ में भी अगर उपचार कर ले तो उनका सफलतापूर्वक हम बोलेंगे कि नष्ट नहीं कर सकते, उनको जड़ से खत्म नहीं कर सकते। ऐसे 3 रोग थे। कौन सा था? जेनाइटल हर्पीस, हेपेटाइटिस बी और एड्स। प्रारंभ में भी पता लगा ले,
हाँ, HTL भी हमारी एनसीईआरटी में नहीं बताया हुआ, तो वो एक एग्जांपल से बता दिया था मनीष मैंने, ठीक है। हाँ जी, तो उनको हम जड़ से खत्म नहीं करेंगे अगर प्रारंभ में भी पता लग जाए, लेकिन अगर ये प्रारंभ में पता लग जाए तो इनका हम क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते। अगर ये प्रारंभ में पता लग जाए तो इसको हम ठीक कर सकते हैं। हाँ जी, यहां तक की बात समझ में आ गई है ना, ठीक है। तो अगर हमें पता लग जाए, स्टार्टिंग में पता लग जाए, तो हम इसका क्या कर सकते हैं, उपचार कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ कैंसर अगर अर्ली डिटेक्शन हो जाता है तो हम उसका सफलतापूर्वक उसको जड़ से खत्म कर सकते हैं। कैंसर, अब आप खुद जरा सोचिए, सर ऐसे कोई मरीज होते हैं जो सफलतापूर्वक इलाज से ठीक हो गए? आपके सामने खुद केसेस हैं। आप जरा सोचिए, एक व्यक्ति है जिसकी आमदनी 98 खर्चा रुपया, उसको अगर ब्लड कैंसर होएगा, उसको पता लग पाएगा? या एक युवराज सिंह है जो थोड़ी सी भी एक्टिविटीज करते हैं तो उनका एनालिसिस करने के लिए बहुत सारे डॉक्टर्स होते हैं, बहुत सारे टेक्नीशियन होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं। सोचो किसका पता लग पाएगा, किसका अर्ली डिटेक्शन हो पाएगा कि भैया इसमें कैंसर है? ऑब्वियस ही बात है, समझ गए ना, किसमें अर्ली डिटेक्शन हो पाएगा, किसमें अर्ली पता लग जाएगा। जब अर्ली पता लग जाएगा तो उसका सफलतापूर्वक इलाज किसका हो पाएगा, जिसमें अर्ली डिटेक्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए, कैंसर अभिज्ञान ऊतकों की जीवूती परीक्षा, ये क्या वर्ड आ रहे हैं, कैंसर अभिज्ञान ऊतकों की जीवूती परीक्षा यानी बायोप्सी और ऊतक विकृति हिस्टोपैथोलॉजिकल अध्ययन तथा बढ़ती कोशिका गणना के लिए रुधिर तथा अस्थि मज्जा परीक्षण पर आधारित है, जैसा कि अधिश्वेत रक्तता ल्यूकेमिया के मामले में होता है। अच्छा, अब आप मुझे बताइए, जिन्होंने लेक्चर लिया था, जरा यहां से यहां तक की लाइनों को एक बार आराम से पढ़ना और सोचना आपको ये वर्ड समझ में आए। जो ब्रैकेट में लिखे हुए उनको पढ़ लेना, बस समझ में आएगा। कैंसर की अगर स्टडी करनी है तो आप ऊतकों की क्या करेंगे सर, उसको काटेंगे और अध्ययन करेंगे। अगर वो ऊतक में उसकी आकारिकी में बदलाव आ गया है, यानी विकृति आ गई है, उसकी संख्या में बदलाव आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे माइक्रोस्कोपिक। कोशिका की संख्या बढ़ रही है तो हम क्या करेंगे सर, माइक्रोस्कोपिक अध्ययन करेंगे। अब उस गणना के लिए हम क्या ले लेंगे सर, या तो ब्लड ले लेंगे, ब्लड, या अस्थि मज्जा का परीक्षण करेंगे। अब अस्थि मज्जा का अगर परीक्षण कर रहे हैं तो अस्थि मज्जा में कहीं हमारी बी लिम्फोसाइट थी, टी लिम्फोसाइट थी, हम बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट का अध्ययन कर लेंगे। कहां पर सर, अस्थि मज्जा में। या अस्थि मज्जा में हमारी सारी ब्लड सेल्स बन रही थी तो हम अस्थि मज्जा का टुकड़ा लेंगे और उसका क्या कर लेंगे, डिटेक्शन कर लेंगे। ये कौन सी कंडीशन में करेंगे, जब हमें कौन सा कैंसर होएगा सर, ब्लड कैंसर होएगा। तो ब्लड कैंसर के केस में हम सीधा अस्थि मज्जा का परीक्षण कर लेंगे, उसके ऊतक को हल्का सा काटेंगे और उसका माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन कर लेंगे। तो बायोप्सी क्या थी सर, जीवूती परीक्षा। ओहो हो, भारी शब्द है, जीवूती परीक्षा। बायोप्सी क्या थी, जिसमें हम ऊतक पर जिस पर शक होएगा उसका एक छोटा सा टुकड़ा लेकर उसके पतले पतले भाग में काट देंगे और काटने के बाद उसको अभिरंजित करेंगे कलर से, डाई डालकर, फिर उसकी हम जांच करेंगे। क्या करेंगे, उस रोग की विज्ञान, मतलब रोग विज्ञानी द्वारा जांचा जाता है। रोग विज्ञानी द्वारा जांचा जाता है मींस माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन किया जाता है, माइक्रोस्कोपिक स्टडी की जाएगी, सीधी सी बात है। हाँ जी बिल्कुल रुष्मा, बिल्कुल डन। आंतरिक अंगों के कैंसर का पता, अब ये तो था हमने एक्सटर्नल कैंसर। अगर इंटरनल कैंसर हो, इंटरनल कैंसर का पता लगाने के लिए विकिरण चित्रण रेडियोग्राफी, नॉर्मली विकिरण विचित्रण रेडियोग्राफी में अरे एक्सरे भाई, एक्स किरणों का प्रयोग करेंगे। अरे सीधा एक्सरे कराएंगे, जैसे हमने बात करी बोन का कैंसर हो गया, अस्थियों में कैंसर हो गया, तो क्या करेंगे सर, एक्सरे कराएंगे। जहां अब डॉक्टर को शक होगा तो डॉक्टर कराएगा और पता लगेगा।
ठीक है। या इसके अलावा क्या करेंगे, अभिकलित टोमोग्राफी, सिटी स्कैन, जिसको हम क्या बोलते हैं, कंप्यूटेड टोमोग्राफी बोलते हैं, सिटी स्कैन बोलते हैं, और चुंबकीय अनुनादी इमेजिंग, एमआरआई, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। अब इन तकनीकों का सहारा लेंगे। अब इन जैसी तकनीकों में क्या किया जाएगा सर, इन तकनीकों में क्या किया जाएगा सर, कंप्यूटेड टोमोग्राफी में क्या किया जाएगा सर, सिटी स्कैन, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं। तो अभिकलित टोमोग्राफी यानी सिटी स्कैन, कंप्यूटेड टोमोग्राफी में एक्स किरणों का उपयोग किया जाता है। मैंने बोला था क्या क्वेश्चन आएगा, सिटी स्कैन में कौन सी किरणों का इस्तेमाल किया जाता है, तो याद रखना एक्स किरणों का उपयोग किया जाता है। और उपयोग करके हम किसी भी भीतरी भाग जो होगा, शरीर के अंदर जो भीतरी भाग जो होएगा, उसका हम क्या लेंगे सर, 3D इमेज लेंगे। अब पर्टिकुलरली सिटी स्कैन जो होता है वो किसका होता है, बॉडी के कोई स्पेसिफिक पार्ट का होता है, जैसे ब्रेन का हो गया, ये स्पेसिफिक पार्ट का होएगा, शरीर के किसी निश्चित भाग का होएगा। ठीक है, तो शरीर के किसी निश्चित भाग का, भीतरी भाग का हमें क्या करना है, 3D इमेज लेना है, 3D इमेज लेना है। तो एक्सरे किरणों का इस्तेमाल करते हैं किसमें, सिटी स्कैन में। ये हम लोगों ने पढ़ा था, ये याद रखना, भूल मत जाना। नेक्स्ट, जीवित ऊतक में पैथोलॉजिकल और कायकीय फिजियोलॉजिकल परिवर्तन। अब सर, अगर किसी जीवित ऊतक में रोगाणुओं के द्वारा कोई परिवर्तन हो रहा है, या किसी जीवित ऊतक में उसके कार्य में अगर बदलाव आ रहा है, तो उसकी स्पेसिफिक इमेजेस जो हैं वो पता लगाने के लिए हम एमआरआई का उपयोग करते हैं, जिसमें याद रखना चुंबकीय क्षेत्र और अनायनीकृत विकिरणों का उपयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा एमआरआई में किसका उपयोग किया जाता है, तो मेरे भाई एमआरआई में चुंबकीय क्षेत्र और अनायनीकृत किरणों का उपयोग किया जाता है। सिटी स्कैन में एक्सरे किरणों का उपयोग किया जाता है, 3D इमेजेस बनती हैं, याद रखना है। ठीक है दोस्त, ये भूल मत जाना, यहां से प्रश्न बनता है, बिल्कुल बनता है यहां से। नेक्स्ट, अब बात करते हैं, यहां से यहां तक हो गया है, यहां से यहां तक जो लिखा हुआ है इसको एक बार देख लेते हैं। यहां से यहां तक कोई स्पेसिफिक टर्म नहीं है, जस्ट एक थियोरेटिकल पार्ट था, वो सीधा समझना है। कुछ कैंसर का पता लगाने के लिए कैंसर विशिष्ट प्रतिजनों के विरुद्ध प्रतिरक्षियों का भी उपयोग किया जाता है, जिनको हम क्या बोलते हैं, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बोलते हैं, जो यहां पर वर्ड नहीं लिखा हुआ है। तो आप सीधा याद रखेंगे क्या, एंटीबॉडी का उपयोग किया जाता है पता लगाने के लिए। अब जरा सोचिए, शरीर में अगर कोई प्रतिजन गया है जिसके कारण कैंसर हो रहा है, उसके लिए स्पेसिफिक एंटीबॉडीज बनाई जाती है, उनको हम क्या बोल रहे हैं, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। जैसे स्किन कैंसर के लिए स्पेसिफिक एंटीबॉडीज बनती है, जिनको हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज बोलते हैं। क्या होती है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, यहां पर मेंशन नहीं कर रखा है। अगर आपको एपिटोप और पैराटोप अगर याद आ रहे हैं, तो एक प्रतिजन के अंदर कई सारे एपिटोप होते हैं, हर एक एपिटोप के लिए अलग अलग क्या बनती है, एंटीबॉडी बनती है। तो ऐसी एंटीबॉडीज को हम बोलते हैं पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी। लेकिन हर एक एपिटोप के लिए या हर एक एंटीजन में एक ही प्रकार का एपिटोप हो, उसके लिए जो एंटीबॉडी बनाई जाती है उसको हम बोलते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। कोई नहीं पूछेगा, हाँ ये वर्ड कई बार दिख जाता है जब क्वेश्चंस करते हैं। तो अभी सीधा याद रखना, कुछ कैंसर्स का पता लगाने के लिए हम एंटीबॉडी डालते हैं शरीर में। क्या पता लगाने के लिए सर, कैंसर्स का पता लगाने के लिए। नेक्स्ट, कुछ कैंसर के प्रति वंशागत सुग्राहिता वाले व्यक्तियों में जीन का पता लगाने के लिए आणविक जैविकी की तकनीकों का काम में लिया जा सकता है। सर ये क्या लिया, ये क्या होता है, यहां से यहां तक की बात ये बोल रहा है कि वो लोग जिनको कैंसर होता है, जिनकी कैंसर से मौत हो जाती है, और उनके जो बच्चे जो होते हैं वो बहुत ज्यादा ससेप्टेबल होते हैं, किसमें, ऐसे केसेस में। सर समझ में नहीं आया, एक सिंपल सी चीज मैं आपसे पूछता हूं। एक परिवार है जिसमें मेल जो है वो तंबाकू का सेवन करता है, जस्ट लॉजिक सी बात समझना। एक परिवार जिसमें मेल जो है, व्यक्ति जो है, पुरुष जो है, वो तंबाकू का सेवन करता है, और उसके जो बच्चे जो हैं वो मान लो 8th 9th क्लास में या 10th क्लास में है। ठीक है, अब ऐसे परिवार में, या एक और कंडीशन है जहां पर मेल जो है वो स्मोकिंग करता है, धूम्रपान करता है, उसके बच्चे भी लगभग 9th-10th क्लास में। अब ऐसे बच्चे जब इस एज में आते हैं ना, इस एज में जब आते हैं, टीन एज में जब आते हैं, तो उनके अंदर उत्सुकता होती है
कि मेरे फादर जो हैं वो तंबाकू का इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे क्या होता है, मेरे फादर जो है स्मोकिंग कर रहे हैं, इससे क्या फायदा होता है, या अगर अपने दोस्तों को देख लेते हैं तो इससे क्या फायदा होता है। तो फैमिली में अगर कोई ऐसा काम कर रहा है, पेरेंट्स में से मेजरली मेल्स ही करते हैं ना, फीमेल्स भी करती है, मना नहीं है, मेल्स ज्यादातर ससेप्टेबल होते, ज्यादातर ये करते हैं। तो ऐसे बच्चों के अंदर उत्सुकता होती है। अब अगर उत्सुकता होगी तो डेफिनेटली अगर वो भी करेंगे तो आगे चलकर उनमें भी लत पड़ सकती है। अब जरा सोचो, ऐसा परिवार जिसमें मेल जो था वो तंबाकू का या सिगरेट का सेवन करता था और उसकी मौत हो गई कैंसर से, चांसेस हो सकते कि उसके बच्चे भी आगे चलकर उसमें भी कैंसर हो सकता है। कैंसर इज नॉट जेनेटिकल, कैंसर जेनेटिकल नहीं है, लेकिन क्या वो बच्चा बहुत ही ज्यादा सुग्राही हो सकता है, उसमें भी चांसेस है ना कैंसर होने के। क्यों? क्योंकि उसके परिवार में जो चीज वो देख रहा था, अगर वो भी अगर वही करने लग जाएगा तो ज्यादा से ज्यादा उसमें भी खतरा है कैंसर होने का कि नहीं है। दिमाग लगाइए, सोचिए। यही लाइन यहां पर लिखी हुई है, पढ़ना, आप देखना क्या लिखा हुआ। कुछ कैंसर के प्रति वंशागत सुग्राहिता वाले व्यक्तियों में, वंशागत सुग्राहिता मीन्स ऐसे व्यक्ति जो ज्यादा से ज्यादा ग्राही बन सकते हैं किसके, कैंसर के। क्यों? क्योंकि वो उसी पेरेंटल से पैदा हुए हैं जिस पेरेंट ने कैंसर हुआ है जिसमें, और जिसकी मौत हो गई है। ठीक है, तो ऐसे व्यक्तियों के जीन्स का हमें पता लगाना पड़ेगा, और उस जीन्स में हमें अगर कोई खराबी मिलने के चांसेस हैं तो वो पता लगाने के लिए हम मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस करते हैं। जैसे हम क्या करते हैं, पीसीआर करते हैं, जैसे हम क्या करते हैं, एलिजा करते हैं। एलिजा हमने यहां पर कर सकते हैं एंटीबॉडी को एंटीजन से रिएक्ट करने के लिए, हम पीसीआर कर सकते हैं, आरटीपीसीआर कर सकते हैं। जो आपने कोरोना के केस में सुना होगा, आरटीपीसीआर कराया था, तो ये क्या कहलाती है, हमारी मॉलिक्यूलर टेक्नोलॉजीज कहलाती है, जिसमें हम पीसीआर की मदद से पता लगा सकते हैं कैंसर का, हम एलिजा की मदद से पता लगा सकते हैं कैंसर का। डायरेक्टली हमारी एनसीईआरटी ने नहीं लिखा हुआ है, आप इनडायरेक्टली समझ लीजिएगा। अगर कहीं पर लिखा आए क्या एलिजा का उपयोग किया जाता है, हां सर, एलिजा में क्या करते हैं, एंटीजन एंटीबॉडी की रिएक्शन करते हैं। देख यहां पर क्या लिखा हुआ है, प्रतिजन के विरुद्ध प्रतिरक्षी की क्या कराई जाएगी, क्रिया कराई जाएगी, और ये क्रिया किसमें होती है सर, एलिजा में होती है। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस टेक्निक जो होती है उनमें से कौन आती है सर, हमारी पीसीआर टेक्निक आती है। इस पीसीआर टेक्निक को हम किसमें रखते हैं, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में, यानी मॉलिक्यूल्स का डायग्नोसिस करते हैं, जीन का डायग्नोसिस करेंगे पीसीआर में, तो हम उसमें भी कैंसर का क्या कर सकते हैं जनाब, पता लगा सकते हैं। तो ये चीज हमने आज के लेक्चर में नहीं देखी थी, ये चीज हमने नहीं पढ़ी थी, यहां पर मैंने आपको बता दी है। ऐसे जीन की पहचान जो किसी व्यक्ति को विशेष कैंसर से प्रति प्रवर्त करते हैं, कैंसर की रोकथाम के लिए बहुत उपयोगी हो सकते हैं। क्या लिखा हुआ है कि ऐसे जीन जो किसी व्यक्ति विशेष में कैंसर के प्रति प्री डिस्पोज करते हैं, कैंसर की रोकथाम के लिए बहुत उपयोगी हो सकते हैं। सर समझ में नहीं आया, आइए समझने की कोशिश करते हैं। मैया हमने बोला एक व्यक्ति है, एक परिवार है जिसमें मेल जो था वो धूम्रपान करता था और स्मोकिंग करता था और तंबाकू का सेवन करता था, मान ले कुछ भी करता था, उसको फेफड़ों का कैंसर हो गया या ओरल कैंसर हो गया। अब जब हमने उसके बच्चे में ये पता लगाने की कोशिश करी क्या उसको उसके अंदर भी ऐसे जीन्स हैं क्या, प्रोटॉन को जीन है क्या जो एक्टिवेट हो गए हैं क्या, हमने पता लगाया पीसीआर से कि नहीं भैया उसके अंदर अलग जीन मिल रहे थे जो उस कैंसर को रोकने का काम कर रहे थे। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा क्या बोल रहा हूं, इसको अगर नहीं समझ में आया तो मेरे ही ऊपर एग्जाम्पल लेकर देखिएगा। जस्ट इमेजिन, मान लो मैं जो हूं धूम्रपान भी करता हूं और कई सारी चीजों का सेवन करता हूं, जस्ट इमेजिन, और मेरे को अगर कैंसर हो जाता है तो हो सकता है वो जीन जिसमें खराबी आई है वो अगर मेरे शिशु में अगर जाते हैं ऐसे जीन तो वंशागति हो जाएगी, इनहेरिटेंस हो जाएगा। तो मेरे बच्चे के अंदर मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस किया गया, स्टडी की गई, पता लगाया मेरे बच्चे के अंदर वो जीन तो नहीं था लेकिन एक ऐसा जीन था जो उस कैंसर जीन के विरुद्ध काम कर रहा है। तो क्या वो जीन मेरे बच्चे से जो प्राप्त किया गया है क्या उसको हम यूज में ले सकते हैं,
किसके विरुद्ध? सर कैंसर की रोकथाम के लिए उपयोगी साबित होएगा ऐसा जीन या नहीं होएगा? बिल्कुल होएगा। तो यहां पर यही वर्ड लिखा हुआ है कि ऐसे लोग जो बहुत ज्यादा ग्राही होंगे कैंसर के लिए, उनके अंदर हम आणविक तकनीकों से पता लगाएंगे और ऐसे जीन जो हमें पता लग जाएंगे जो किसी व्यक्ति विशेष में कैंसर के विरुद्ध काम कर रहे थे, प्रति मीन्स एंटी काम कर रहे थे, ऐसे कैंसर की रोकथाम के लिए ऐसे जीन्स बहुत क्या होंगे? उपयोगी होंगे। ये लिखा हुआ था। ऐसे व्यक्तियों को कुछ विशेष कैंसर जनों से जिनके प्रति सुग्राही होते, जैसे फुफ्फुस के कैंसर में तंबाकू का धुआं से बचने की सलाह दी जाती है। ऑब्वियस ही बात है। अब ऐसे लोग जो ज्यादा से ज्यादा ग्राही होंगे, जिनके अंदर ज्यादा से ज्यादा चांसेस है कैंसर होने के, जैसे अब जिनमें फेफड़ों का कैंसर हो सकता है, हम उनको बोलेंगे कि भैया आसपास जहां धुआं हो वहां पर मत रहो, क्योंकि आपके अंदर अगर धुआं गया तो आप ज्यादा ससेप्टेबल हो, आपके अंदर कैंसर होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो सकते हैं। ये चीज यहां से यहां तक लिखी हुई थी। आगे बढ़े बेटा। यहां पर कैंसर के उपचार की बात कर रहे हैं। उपचार कैसे किया जाएगा? आमतौर पर कैंसर के उपचार के लिए हम क्या करते हैं? शल्य क्रिया, विकिरण चिकित्सा या प्रतिरक्षा चिकित्सा का सहारा लिया जाता है। विकिरण चिकित्सा में हम क्या करते हैं? किरणें डालते हैं, आबुर्द कोशिकाओं को घातक रूप से क्या करते हैं? किरणित करते हैं, यानी उनके ऊपर हाई फ्रीक्वेंसी की क्या डालते हैं? रेडिएशंस डालते हैं, जिससे आबुर्द के ढेर के आसपास वाली सामान्य ऊतक का पूरा ध्यान रखा जाता है और आबुर्द को क्या कर दिया जाता है? नष्ट कर दिया जाता है। कैंसर कोशिकाओं को मारने के लिए अनेक रसायनो चिकित्सा यानी रसो चिकित्सा, कीमोथेरेप्यूटिक औषधि काम में लिए जाते हैं। इनमें से कुछ औषधियां विशेष आबुर्द के लिए विशिष्ट होती हैं। हर एक आबुर्द के लिए विशेष औषधियां होती हैं। अधिकांश औषधियों के अनुषंगी प्रभाव यानी साइड इफेक्ट्स होते हैं, जैसे बालों का झड़ जाना और अरक्तता। यहां से प्रश्न पूछा जाएगा दोस्त यहां पर कि रासायनिक चिकित्सा में जो रासायनिक यूज में लिया जाता है, रासायनिक चिकित्सा में जो रसायन यूज में लिए जाते हैं उनके साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं? तो दो साइड इफेक्ट्स याद रखना, ब्लड की कमी, अरक्तता, बालों का झड़ जाना। नेक्स्ट हमने वर्ड पढ़ लिया था। अधिकांश कैंसर का उपचार करने के लिए शल्य क्रिया, विकिरण चिकित्सा, रासायनिक चिकित्साओं का संयोजन किया जाता है, साथ साथ किया जाता है। आबुर्द कोशिकाएं प्रतिरक्षा तंत्र द्वारा पता लगाए जाने और नष्ट किए जाने से बचती हैं। इसलिए ऐसे पदार्थ दिए जाते हैं जिन्हें जैविक अनुक्रिया रूपांतरण कहते हैं, जैसे कि वाई इंटरफेरॉन। क्या बोला हमने यहां पर? सर यहां पर वाई इंटरफेरॉन लिखा हुआ है। सर ये क्या होता है? बेटा इंटरफेरॉन कई सारे टाइप्स के होते हैं। अगर आपको याद आ रहा हो, जब हमने इंटरफेरॉन पढ़ा था तो मैंने आपको एक वर्ड बोला था, इंटरफेरॉन कई प्रकार के होते हैं। अल्फा इंटरफेरॉन, बीटा इंटरफेरॉन, गामा इंटरफेरॉन, वाई इंटरफेरॉन। ठीक है, ये मैंने नहीं बताया आपको वाई इंटरफेरॉन, मैंने जस्ट नाम लिया आज की क्लास में इंटरफेरॉन। सुना आपने भीम आर्मीन मैंने क्या बोला? हमने जस्ट एक वर्ड लिया था इंटरफेरॉन। क्या बोला था? इंटरफेरॉन का उपयोग किया जाता है किस चीज के लिए? वो कैंसर जो विषाणु जनित होते हैं, यही बोला था। अब यहां पर स्पेसिफिकली लिखा गया है कि वाई इंटरफेरॉन जो उनके प्रतिरक्षा तंत्र को सक्रियता करते हैं। अब जरा सोच, इंटरफेरॉन क्या कर रहे थे? हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को बढ़ा रहे थे। किसके संक्रमण को रोक रहे थे? सर वायरस के संक्रमण को रोक रहे थे, जिससे वो वायरस जो कैंसर पैदा कर रहे थे। तो वही चीज लिखी हुई है। ये इंटरफेरॉन क्या करेंगे? हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को और सक्रिय कर देंगे, जो आगे आबुर्द को नष्ट करने में क्या करेंगे जनाब? सहायता करेंगे। ठीक है, अब मैं आपको एक मिस्टेक दिखाता हूं यहां पर, ध्यान से देखिएगा। आपने सर यहां पर वाई लिखा हुआ है, ये वाई इंटरफेरॉन कौन सा है? सर हमने 2024 का लेक्चर लिया था, उस 2024 के लेक्चर में आपने अल्फा इंटरफेरॉन बताया था। सर ये वाई इंटरफेरॉन कैसे? देखो इंटरफेरॉन के कई सारे टाइप्स होते हैं। अल्फा भी होता है, बीटा भी होता है, गामा भी होता है, वाई भी होता है, डेल्टा भी होता है, कई सारे टाइप्स होते हैं। यहां पर आपको वर्ड दिख रहा होगा वाई इंटरफेरॉन, दिख रहा है ना? वाई
इंटरफेरॉन दिख रहा है। आप अपनी एनसीईआरटी में भी देखेंगे। जरा एक बार इंग्लिश मीडियम की एनसीईआरटी खोल लेते हैं और उसमें देख लेते हैं वाई है कि अल्फा है। आपके सामने है, एक बार जरा चेकआउट कर लीजिए। डन, क्लियर है। तो ये हमारी एनसीईआरटी में मिस्टेक थी। और सर ये अल्फा इंटरफेरॉन कौन सा होता है? ये पर्टिकुलरली एक कैंसर जिसका नाम होता है कापोसी सार्कोमा। कापोसी सार्कोमा, कापोसी सार्कोमा क्या होता है? एक प्रकार का ब्लड कैंसर होता है। जो कब होता है? वर्ड याद रखना, जब किसी को एचआईवी होता है, एड्स होता है। अगर किसी को एड्स होता है तो उस कंडीशन में उस व्यक्ति को जब कैंसर होता है तो उसको हम कापोसी कैंसर बोलते हैं, कापोसी सार्कोमा बोलते हैं। तो उसके ट्रीटमेंट के लिए जो इंटरफेरॉन यूज में ली जाती है उसका नाम होता है अल्फा इंटरफेरॉन। ठीक है, तो प्लीज इसको सही कर लीजिएगा। अपनी एनसीईआरटी में, नई एनसीईआरटी में भी ये वाई लिखा हुआ है, पुरानी एनसीईआरटी में भी वाई था। इसको सही करना है बेटा, ये वाई नहीं है, ये कौन है? ये अल्फा इंटरफेरॉन है। ठीक है जी, ये सही करना है दोस्त, प्लीज इसको सही कर लीजिएगा। क्या करना है आपने? इसको अल्फा इंटरफेरॉन करना है। ठीक है, तो इसको अल्फा इंटरफेरॉन करेंगे। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। क्या होता है ना, आपके मन में भी ये सवाल आएगा, सर अगर ये आबुर्द कोशिकाएं हमारे शरीर में बढ़ रही तो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र इनको मारता क्यों नहीं है? आएगा ना सर, हमारा प्रतिरक्षा तंत्र भी तो है, वो क्यों नहीं मारता? क्योंकि ये कोशिकाएं क्या करती हैं? उससे बच जाती हैं। देखो वर्ड देखो, आबुर्द कोशिकाएं प्रतिरक्षा तंत्र द्वारा पता लगाए जाने और नष्ट किए जाने से बचती है। किससे बच रही हैं? जो हमारी मैक्रोफेजेस हैं, जो हमारी लिम्फोसाइट्स हैं, उनसे क्या होती है? अपने आप को बचाती हैं। इतनी तेजी से वृद्धि कर रही हैं कि उनसे बचेंगे। अब कैसे बचेंगे पुष्पेंद्र? जरा सोचो, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन वाली प्रॉपर्टी इनके अंदर समाप्त हो जाती है, इसलिए ये बचती हैं। अब इसीलिए ऐसे पदार्थ दिए जाते हैं जिन्हें जैविक अनुक्रिया रूपांतरण कहते हैं। यानी अब हम क्या करेंगे? नॉर्मल हमारे अंदर जो प्रतिरक्षी जो हैं, या नॉर्मल हमारे अंदर जो इंटरफेरॉन जो हैं, वो तो नहीं मार पा रहे इनको, या नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं, तो हमें मॉडिफाई करना पड़ेगा। हमें प्रतिरक्षियों को मॉडिफाई करना पड़ेगा, हमें इंटरफेरॉन्स को मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो वही चीज यहां पर बता रखी है कि इसीलिए हम ऐसे पदार्थ बॉडी में डालते हैं जिनको हम क्या करते हैं? रूपांतरित करते हैं, जिनको हम बायोलॉजिकली क्या करते हैं? मॉडिफाई करते हैं। जैसे अल्फा इंटरफेरॉन, जो क्या करते हैं? हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को और सक्रिय करते हैं ताकि वो आबुर्द को क्या कर सके? नष्ट कर सके। सर कैंसर तो जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं है, फिर जीन बच्चे में कैसे जाएगा? मयंक मिश्रा, आज की क्लास ली आपने? ली है? मुझे एक सिंपल सी बात बताना, प्रोटो ऑन्कोजीन्स आर प्रेजेंट इन एवरी सेल। हमारी हर बॉडी की हर सेल में प्रोटो ऑन्कोजीन्स हैं, ट्यूमर सप्रेसर जीन्स हैं। ठीक है, ये एग्जांपल मैंने पहले भी दिया था। सोचो एक व्यक्ति है जो संपर्क में आया गामा किरणें, पराबैंगनी किरणें, और वो पराबैंगनी किरणें जो थी वो म्यूटेशन लेकर आ रही थी उन प्रोटो ऑन्कोजीन्स में, उन ट्यूमर सप्रेसर जीन्स में जो आपके शुक्राणु जनन कोशिका में थी, या मादा के अंदर अंड जननी कोशिका के अंदर थी। अब मुझे बता, क्या वो जर्म कोशिकाएं थी? उन जर्म कोशिकाओं में म्यूटेशन होएगा? हाँ सर, म्यूटेशन होएगा। तो ऐसी जर्म कोशिकाओं में अगर म्यूटेशन होएगा तो क्या वो म्यूटेटेड जीन्स आपके आगे आने वाली पीढ़ी में जाएंगे? चांसेस हैं, लेकिन जा नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि कोशिका जो होती है वो विभाजन के दौरान
कहीं ना कहीं चेक पॉइंट्स होते हैं, वहां पर उनकी चेकिंग की जाती है कि कोशिकाएं नॉर्मल है या नहीं। अगर नॉर्मल नहीं है तो उनका विभेदन, उनकी क्रियाविधि को क्या कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है। इसीलिए कैंसर इज नॉट जेनेटिकल, कैंसर जेनेटिकल नहीं है। हाँ जी अजय सिंह, समझ में आ गया? चलो जी डन, ये हमारा हो गया है कैंसर। अब अगला टॉपिक जो हम यहां पर पढ़ने वाले हैं दोस्त, एक बार इसको सेव करने दो बेटा। अगला टॉपिक जो अब हम पढ़ने वाले हैं वो है नेक्स्ट इस चैप्टर का, ड्रग्स का कुप्रयोग। ठीक है, आइएगा। एक सेकेंड रुक जाओ बस। हाँ जी हो गया। तो अगला टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं ड्रग्स, स्मोकिंग और अल्कोहल अब्यूज। सर ड्रग्स समझ में आता है, ठीक है, वो दवाई जिनको गलत तरीके से उपयोग में ले रहे हैं ड्रग्स कहलाती है। औषधियों को हम ड्रग्स बोलते हैं। स्मोकिंग इज धूम्रपान, अल्कोहल मीन्स अल्कोहल, अब्यूज का मतलब होता है कुप्रयोग, कुप्रयोग का मतलब होता है गलत तरीके से प्रयोग, गलत तरीके से प्रयोग। सर कैसे गलत तरीके से प्रयोग, एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। ये ड्रग्स का एक एग्जांपल लेते हैं दोस्त। मॉर्फिन, अगर आप लोगों ने नाम सुना हो तो मॉर्फिन के इंजेक्शंस लगाए जाते हैं किसमें, वो लोग जो मिलिट्री से बिलोंग करते हैं, सैनिक परिवार से बिलोंग करते हैं, वो बहुत जल्दी समझ जाएंगे। जब सेना जो है युद्ध लड़ने जाती है तो कई बार गोलियां जो है चीर कर चली जाती है तो बहुत ज्यादा पेन होता है। अब उस पेन होने की कंडीशंस को कम करने के लिए क्या लगा दिया जाता है, मॉर्फिन का इंजेक्शन लगा दिया जाता है। तो मॉर्फिन क्या करता है, दर्द पीड़ा हर कहलाता है। क्या कहलाता है, पीड़ा हर कहलाता है। यानी उस कंडीशंस को क्या कर देता है, वो जो पेन हो रहा था ना उस पेन को कम कर देता है। तो ये तो इसका अच्छा यूज था, किसका, मॉर्फिन का। लेकिन इसका गलत उपयोग लोगों ने करना स्टार्ट कर दिया। कैसे गलत करना स्टार्ट कर दिया, मॉर्फिन जो होता है वो क्या कर देता है, वो एक प्रकार का अवसादक होता है। वर्ड पर फोकस डालना मेरे भाई, प्लीज बातें मत करो, दर्द निवारक बोलते हैं। मॉर्फिन जो होता है वो क्या कर देता है, हमारे सेंसेस को कम कर देता है, अवसादित कर देता है। अवसादन का मतलब होता है प्रक्रियाओं को धीमा कर देना। किसी भी प्रक्रिया को धीमा कर देना क्या कहलाता है, अवसादन कहलाता है ना। तो अब आप मुझे बताइएगा, अगर कोई व्यक्ति मान लो इंडस्ट्री में गया है, बॉलीवुड इंडस्ट्री में गया या क्रिकेट इंडस्ट्री में गया, और थोड़े ही लाइफ स्पैन में, थोड़े ही समय में बहुत चकाचौंध पा लिया उसने, बहुत ज्यादा नाम हो गया, और सडनली 1-2 साल के लिए तो बहुत तेज नाम हुआ, एकदम से फिर उसका कैरियर नीचे आने लग गया। जब कैरियर नीचे आने लग गया तो टेंशन होने लग गई है, तो वो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसे लोगों से मिला जिसने उनको क्या दे दिया, मॉर्फिन दे दिया। अब जैसे ही मॉर्फिन दिया तो वो जो चीजें फील कर रहा था वो धीमी हो जाती है। वो जब धीमी होने लग जाएंगी बॉडी के अंदर, सोच जो चीजें वो सोच रहा था वो कम सोचेगा और चीजें धीमी हो जाएंगी, सुकून मिलेगा। तो क्या वो उसका आदी हो जाएगा, लगातार वो लेने लग जाएगा, तो गलत तरीके से इस्तेमाल करने लग जाएगा। यही क्या कहलाएगा, कुप्रयोग कहलाएगा। और इसी का बहुत अच्छा उदाहरण है क्या, आप मुझे बताइए, आपके घर में पेरेंट्स हैं, है ना, कई बार आपने देखा होगा थोड़ा सा सिर में दर्द होता है, मम्मी या पापा या कोई भी क्या बोलता है, गोली दे दो, हम गोली खा लेते हैं और ठीक हो जाएंगे, होता है ना। वो क्या है, वो गलत इस्तेमाल ही तो है। सोचो वो क्या है, गलत इस्तेमाल ही तो है। थोड़ा सा सिर में दर्द हुआ, डिस्प्रिन दे दो यार, सिर दर्द हो रहा है, वो लत लग रही है, वो एक आदत पड़ रही है। तो वो ड्रग्स ही तो है, उसके अंदर क्या है, केमिकल्स ही तो, औषधियां ही तो, उस केमिकल ही तो है। तो उन केमिकल्स की क्या लग रही है, सर गलत आदत पड़ रही है, वही क्या कहलाता है, अब्यूज कहलाता है।
ठीक है, तो ये मत सोचना कि हम लोग अब्यूज नहीं करते हैं, हम भी अब्यूज करते हैं कि इसकी गोली खा लेते हैं, उसकी गोली खा लेते हैं। वो एक प्रकार की लत है, वो एक प्रकार का कुप्रयोग ही होता है। चलिए जनाब, आई होप आपको ये मीनिंग समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। ड्रग्स और अल्कोहल के कुप्रयोग की बात कर रहे हैं, तो यहां पर कुछ कुछ बिंदु यहां पर पढ़ने बहुत जरूरी हैं। क्या क्या बिंदु पढ़ने जरूरी हैं, आइए समझते हैं। आखिर हम यहां पर बात कर रहे हैं कि सर यहां पर ड्रग्स का कुप्रयोग किया कैसे जाता है, आखिर कैसे हमें आदत पड़ जाती है। सर मैं तो बाम लगाती हूं सर मैं बाम लगाती हूं, बाम। सर मैं बाम लगाती हूं। और कोई सर मैं विक्स की गोली खाता हूं, खिचखिच दूर करो। हाँ जी, और कोई हाँ जी सर, नेक्स्ट चैप्टर कौन सा होगा मनोज कुमार? नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे बेटा, हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे इसके अगले वाला कौन सा, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। छोटा सा है, जल्दी खत्म करेंगे उसको। हाँ जी, हम वहां पर बात कर रहे हैं कि आदतें डालने वाली ड्रग्स कौन सी होती हैं। देखिए, आदतें डालने वाली ड्रग्स जो होती है, जिनकी आदत हमें पड़ जाती है, उनको हम दो श्रेणियों में बांटते हैं। एक होते हैं साइकोट्रॉपिक और एक होती है साइकोडेलिक। ये प्लीज लिख लेना, क्योंकि इसका लिंक आपको अभी मिलेगा। आप बोलेंगे सर हमारी एनसीईआरटी में नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कहां पर है अभी बता रहा हूं। साइकोट्रॉपिक होती है और साइकोडेलिक होती है। साइकोट्रॉपिक कौन सी होती है? जो मूड बदल देती है। जैसे बहुत सैड थे और हंस रहे हैं, गुड फील्स हो रहा है ना, बहुत अच्छा फील हो रहा है, या बहुत गंदा फील हो रहा था तो अच्छा फील होने लग गया, अच्छा फील हो रहा है तो बहुत उदास हो गए, रोने लग गए हैं, यानी जो मूड बदल रही है, साइकोट्रॉपिक कहलाती है। दूसरी साइकोडेलिक कौन सी होती है? जो आपका एक तो मूड बदलने वाली थी, और साइकोडेलिक जो थी वो कौन सी थी? जो आपकी सोच बदल दे दोस्त। क्या बदल दे? सोच बदल दे। अब सोच बदलने का एग्जाम्पल है बहुत सीधा सीधा, जो छोटे छोटे शहरों में या छोटे छोटे नगरों में देखा जाता है। भूत आ गया, क्या आ गया? भूत आ गया है, फील होता है क्या? अरे आसपास कोई है यार। अरे ये ज्यादातर किसके साथ में होता है? शहरों में ज्यादातर वो लोग जो ड्रग्स का सेवन करते हैं, जैसे एलएसडी का सेवन कर देते हैं, जैसे आपके कोकेन का सेवन करते हैं। किसका? कोकेन का सेवन करते हैं। एक परफेक्ट एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, जो पिछले साल भी दिया था और मैंने भी सुना था ये एग्जाम्पल। मुंबई में एक लेडी थी जिसकी औलाद जो थी, जिसकी मतलब बच्चा जो था, उसकी डेथ हो गई थी। वो इतना ज्यादा उससे परेशान होने लग गई थी, इतना स्ट्रेस में आने लग गई थी कि वो ड्रग्स का अब्यूज करने लग गई थी, ड्रग्स लेने लग गई थी। क्योंकि बैठती तो बार बार वही याद आ रहा था, तो उसको ना याद, वो चाहती नहीं थी, बार बार रोती थी, बार बार वही बच्चा याद आ रहा था। तो उस चीज को रोकने के लिए धीरे धीरे वो किसका सेवन करने लग गई? कोकेन का। एक बार कोकेन लिया तो अच्छा लगा कि वो चीजें बार बार याद नहीं आ रही हैं, फिर उसको लत पड़ने लग गई। अब लत पड़ने लग गई तो एक टाइम ऐसा हो गया कि जब आप ऐसी ड्रग्स का सेवन अत्यधिक करने लग जाओ तो भ्रम पैदा होने लग जाता है। उसको क्या भ्रम आने लग गए कि उसका बच्चा यहीं पर बैठा है, उसको आवाज दे रहा है, उसके पास में बैठा है। तो ऐसी दवाइयों को हम क्या बोलते हैं? विभ्रामक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विभ्रामक बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसी दवाइयों को हम क्या बोलते हैं? विभ्रामक बोलते हैं, जो भ्रम पैदा करती हैं, जो सोच बदल देती हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं? साइकोडेलिक बोलते हैं, जिसमें से कोकीन हो जाता है। तो मीनिंग समझ में आ गया। साइकोडेलिक कौन सी होती है? जो सोच बदल देती है। और मूड बदलने वाली कौन सी होती है? साइकोट्रॉपिक होती है। हम यहां पर स्पेसिफिकली किसकी बात कर रहे हैं सर? साइकोट्रॉपिक की बात कर रहे हैं।
किसकी बात कर रहे हैं? साइकोट्रॉपिक की बात कर रहे हैं। सर साइकोट्रॉपिक जो होती है ये भी दो प्रकार की होती है, बस प्लीज थोड़ा सा और सुन लीजिएगा, बस ज्यादा नहीं है, अतिरिक्त बस। ये जो साइकोट्रॉपिक जो होती है ये भी दो प्रकार की होती है दोस्त। एक होती है उत्तेजक और एक होती है संदमक। एक होती है संदमक और एक होती है उत्तेजक। उत्तेजक का मतलब जो उत्तेजित करेंगी। साइकोट्रॉपिक कौन सी थी? मूड बदल देने वाली। मूड बदलने वाली जो है वो क्या कहला रही है? साइकोट्रॉपिक कहला रही है। उनमें से एक कैसी होती है? उत्तेजक होती है और एक कैसी होती है? संदमक होती है। संदमक का मतलब क्या होती है? जो डिप्रेसेंट होती है। डिप्रेसेंट मतलब जो चीजों को सप्रेस कर रही है, रोक रही है, संदमित कर रही है। उत्तेजक का मतलब जो एक्साइट कर रही है। ठीक है। अब आप लोगों ने देखा होगा कई बार कई लोग ऐसे होते हैं जो हर कंडीशन में उछलते रहते, कूदते रहते, काम करते रहते हैं, कोई उनको कोई वो है ही नहीं, मतलब वो काम ही काम कर रहे हैं। और ये ज्यादातर किसमें देखा जाता है? फिल्म इंडस्ट्रीज में देखा जाता है। लोग जो है ऐसी ड्रग्स का सेवन करते हैं, ड्रग्स का सेवन करने के बाद पता ही नहीं लगेगा, वो दिखने में नॉर्मल है, नॉर्मल दिखेंगे, नॉर्मल बातें करेंगे, लेकिन उन्होंने ड्रग्स का सेवन किया होता है तो वो बड़े जोश में होते हैं, हमेशा जोश में रहते हैं। तो ऐसी दवाइयां क्या कहलाती हैं? ये ऐसे ड्रग्स क्या कहलाते हैं? साइकोट्रॉपिक कहलाते हैं, जो कार्य को रोक नहीं रहे हैं, धीमा नहीं कर रहे हैं, हमेशा एक्साइटेड कंडीशन में रखते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं? उत्तेजक बोलते हैं। संदमक जो होते हैं वो क्या करते हैं? हमारे कार्य को धीमा कर देते हैं। क्या कर देते हैं? कार्य को धीमा कर देते हैं। अब जैसे आप लोगों ने देखा होगा कई बार गांव में जब कई बार बाघ आ जाता है, शेर आ जाता है, शेर तो नहीं बाघ आ जाता है, तो हम ट्रैंक्यूलाइज करते हैं। ट्रैंक्यूलाइज करते हैं, उसको लगाते हैं, उसको ट्रैंक्यूलाइजेशन करते हैं उसका। देखा होगा आपने, कभी ना कभी सुना होगा कि बाघ आ गया और फॉरेस्ट ऑफिसर आया और उसको ट्रैंक्यूलाइज किया गया था, अखबारों में सुना होगा ट्रैंक्यूलाइज। तो वो ट्रैंक्यूलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जो अति सक्रियता जो थी, जो बॉडी में अति सक्रियता जो थी, उस अति सक्रियता को क्या कर देना? सामान्य कर देना। जो बहुत ज्यादा सक्रियता थी, किसी के हाथ नहीं आ रहा था, किसी को पकड़ में नहीं आ रहा था, उसको क्या कर देना सर? सामान्य कर देना। ठीक है, ठीक है जी। एक होते हैं सिडेटिव्स, एक होते हैं सिडेटिव्स जिनको हम शामक बोलते हैं, जो क्या करते हैं? सामान्य मानसिक सक्रियता वाले जो लोग जो होते हैं, सामान्य मानसिक सक्रियता वाले जो लोग जो होते हैं, उनको क्या कर देते? धीमा कर देते हैं। उनकी बॉडी को क्या कर देते हैं? धीमा कर देते हैं। अभी बता रहा हूं, इस चीज को बता रहा हूं। और लास्ट जो होते हैं सेडेटिव्स के बाद हमारी तीसरी श्रेणी आती है, और तीसरी श्रेणी में आने लग जाती है नींद। तीसरी श्रेणी में आने लग जाती है नींद। इनको हम बोलते हैं लोफी सॉन्ग्स, इनको हम बोलते हैं हिप्नोटिक, इनको हम बोलते हैं हिप्नोटिक। एक बच्चे ने, मैंने परसों देखा, एक बच्चे ने YouTube पर कमेंट कर रखा था, एनसीईआरटी से ज्यादा पढ़ा देते इसलिए बोर हो जाता हूं मैं। ये क्या कर देते हैं? धीमी मानसिक सक्रियता वाले को नींद ला देते हैं। एक्चुअली जब भोंदुओं को पता नहीं होता है ना कि क्या पढ़ाया जा रहा है, किस लिए पढ़ाया जा रहा है, तो यही कंडीशन होती है। हिप्नोटिक बोलते हैं। अब देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, कई ऐसे लोग होते हैं, चाहे आप सर्च आउट कर सकते हैं, कई ऐसे लोग होते हैं जिनके अंदर एक प्रॉब्लम होती है जिसको हम बोलते हैं ADHD। क्या बोलते हैं? ADHD या हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर बोलते हैं। हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर बोलते हैं। एक बीमारी होती है,
एक प्रॉब्लम होती है हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर की। सर ये कौन सी प्रॉब्लम होती है? इसमें जो लोग जो होते हैं, बच्चों में भी होती है, बड़ों में भी होती है। ये बेसिकली बचपन से स्टार्ट हो जाती है और अगर ये रह जाती है तो बड़ों तक रह जाती है। आपने देखा होगा आपके आसपास कई ऐसे बच्चे होते हैं जो शांत नहीं बैठ पाते हैं, बड़बड़ाते रहेंगे, बोलते रहेंगे, कुछ ना कुछ उछलते रहेंगे, कूदते रहेंगे, इधर से उधर फांदते रहेंगे, यहां से यहां भागते रहेंगे, मतलब चुप नहीं बैठेंगे पूरे दिन भर, इधर उधर, मतलब वो टिक नहीं सकते, उनका कंसंट्रेशन नहीं होता एक जगह टिक कर बैठने का। इस बीमारी को बोलते हैं हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर बोला जाता है। हाइपर एक्टिव क्या बोलते हैं? डिसऑर्डर बोलते हैं। अब इस कंडीशन में क्या करेंगे? जब ऐसे पेरेंट्स जब डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर क्या करेगा? उस बच्चे जिसके अंदर अति मानसिक सक्रियता जो थी उसे क्या करना पड़ेगा? नॉर्मल करना पड़ेगा। तो उसको जो दवाइयां जो दी जाएंगी वो उसको क्या करेंगी? सर ट्रैंक्यूलाइज करेंगे। ट्रैंक्यूलाइज का मतलब उसकी अति सक्रियता को क्या करा जाएगा? सर धीमे नहीं किया जाएगा, सामान्य किया जाएगा। सर मेरे फूफा जी बहुत बकबक करते हैं। कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा होता है यार दोस्त। इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा होता है। क्यों ऐसी तैसी कर देते तुम? इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा होता है यहां पर। तो ट्रैंक्यूलाइज का मतलब क्या होता है? अति सक्रियता को क्या कर देना? सामान्य कर देना। ठीक है जी। नेक्स्ट। अब आप बोलेंगे सर ये सारी चीजें आपने लिखी क्यों है? सिर्फ एक शब्द समझाना था जो आपकी एनसीईआरटी में था, जो मॉर्फिन के उदाहरण में लिखा हुआ है। और वो है सेडेटिव शामक। बस इतना सा वर्ड समझाने के लिए सारी कहानी गढ़नी पड़ी है कि आखिर शामक का मतलब क्या होता है, सेडेटिव का मतलब क्या होता है। तो शामक सेडेटिव क्या करते हैं? हमारी बॉडी में मूड बदलते हैं, संदमित कर देते हैं हमारे कार्यों को। एक प्रकार के साइकोट्रोपिक होता है मॉर्फिन, जो एक सेडेटिव की तरह काम करता है, जो हमारी सामान्य मानसिक सक्रियता जो थी। जब जरा सोचिए, हम लड़ाई लड़ रहे थे तो जरा सोचिए, जो सैनिक जो होएगा वो क्या एबनॉर्मल होएगा या सामान्य प्रवृत्ति का होएगा? ऑब्वियस सी बात है, नॉर्मल लोगों का ही तो सेना में क्या किया जाता है? चयन किया जाता है, तो सामान्य मानसिक सक्रियता वाला है। लेकिन जरा सोचिए, अगर उसके गोली लग गई तो उसको पेन हो रहा है, तो आप क्या करेंगे? उसको और पेन देंगे? नहीं ना। तो उसके पेन को क्या करेंगे? रोकेंगे। और पेन जो उसको फील हो रहा है, तो उसको अगर चीजें फील हो रही हैं तो वो कम फील हो, उसके अंदर प्रक्रियाएं धीमी हो जाए, उसके सेंसेस स्लो हो जाए, तो हम क्या करेंगे? उसकी सक्रियता को, मानसिक सक्रियता को धीमा कर देंगे और क्या डालेंगे? सर सेडेटिव्स डालेंगे, जैसे मॉर्फिन का उपयोग करेंगे। हाँ जी, क्लियर है यहां तक की बात? वीके राव कह रहा है तू। हाँ भाई, और कोई? तो अपने पापा से भी एक बार ऐसे बोलियो, बात करियो, फिर पता लग जाएगा। ठीक? अपने पिताजी को भी जरा ऐसी ही बात बोलना, पता लग जाएगा बेटा। फिर जो यहां अगर तुम यहां पर करते हो ना, जरा अपने घर वालों से भी ऐसा ही एक बार ट्रीट करना, अपने पेरेंट्स के साथ में, आपको पता लग जाएगा। ठीक है? डन? चलो जी, यहां तक की बात समझ में आ गई, क्लियर है? तो यहां तक जस्ट एक नॉर्मल सा टॉपिक हम लोगों ने यहां पर पढ़ा था। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आइए। ये तो हमने यहां पर ड्रग्स की बात करी। अब हम यहां पर बढ़ते हैं। भैया ड्रग्स टोटल है कितनी? हमारे कोर्स में 3 प्रकार की ड्रग्स दी हुई हैं। कौन कौन सी 3 प्रकार की ड्रग्स दी हुई हैं बेटा? ये 3 प्रकार की ड्रग्स आपने पढ़नी है। एक है ओपियोइड्स, एक है कैनाबिनॉइड्स और एक है कोका एल्केलॉइड्स। कौन कौन सी हैं? ओपियोइड्स हैं, यहां से लिखना स्टार्ट करना है आपने। कौन कौन सी हैं? एक ओपियोइड्स हैं, एक कैनाबिनॉइड्स हैं और एक कौन है? कोका एल्केलॉइड्स है।
ठीक है, बारबिट्यूरेट अभी बता रहा हूं, अभी आ जाएगा। बारबिट्यूरेट जो होती हैं ये भी अवसादक होती है, अवसादन का काम करती है, रोकने का काम करती है, विभ्रामक होती हैं बारबिट्यूरेट्स। ठीक है, ओपियोइड्स, कैनाबिनॉइड्स, कोका एल्कलॉइड्स, प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड चीज आपने याद रखनी है इस ड्रग्स के अंतर्गत। ठीक है, सबसे पहले किसकी बात करेंगे सर? ओपियोइड्स की बात करते हैं। सर ये जो ओपियोइड्स जो होते हैं ये होते क्या है? तो बेटा ओपियोइड्स एक ग्रुप ऑफ ड्रग्स का एक नाम है ओपियोइड्स, जो एक प्रकार की ऐसी ड्रग है ये ड्रग नहीं आएगा, ये क्या आएगी? ड्रग आएगी। हर साल यही मिस्टेक आती है बार बार। ये एक प्रकार की क्या होती है? ड्रग है, जो कहां पर अफेक्ट करती है हमारे ओपियोइड्स? वो ड्रग्स होती है जो हमारे दो भागों को संक्रामित करती है। एक हमारे सीएनएस को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, याद रखना केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को, और एक हमारे जठरांत्र पथ को यानी जीआईटी को। क्या सर? ये चीज समझ में नहीं आई। देखो हमारा मस्तिष्क और हमारी पीछे मेरुरज्जु जो होती है, मेरुदंड नहीं, मेरुदंड रीढ़ की हड्डी होती है, उस हड्डी के अंदर तंत्रिकाओं का गुच्छा होता है जिसे हम मेरुरज्जु बोलते हैं, स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं। तो हमारा मस्तिष्क और हमारी पीछे तंत्रिकाओं का रज्जु, तंत्रिकाओं का धागा जो हमारी रीढ़ की हड्डी के अंदर से जा रहा है पीछे, उसको हम बोलते हैं मेरुरज्जु। तो हमारा मस्तिष्क और मेरुरज्जु ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाते हैं। डन। दूसरा जठरांत्र पथ। सर जठरांत्र पथ क्या होता है? हमारा जठर क्या होता है? हमारा गैस्ट्रिक यानी हमारा आमाशय, हमारा पेट और हमारी आंत। जठरांत्र में आंत और जठर दोनों वर्ड आ रहे हैं। जठर कहां पर आता है? जठर एक रस होता है जो हमारे पेट में होता है, जिसको हम जठर रस बोलते हैं, गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं। तो जठर वर्ड किस चीज को संबोधित कर रहा है? हमारे पेट को। और आंत्र मतलब हमारी आंत। तो हमारा पेट और हमारी आंत मिलकर जो एक पाथ बन रहा है, एक पाथवे बन रहा है, पथ जो बन रहा है उसको हम बोलते हैं जठरांत्र पथ। तो हमारा ब्रेन, हमारी मेरुरज्जु, हमारा आमाशय और हमारी आंत, इन भागों को जो प्रभावित करेगी ड्रग्स, उन ड्रग्स का नाम है ओपियोइड्स। तो यहां से प्रश्न पूछा गया। अब आप बोलेंगे इनको क्यों प्रभावित करेंगी? क्योंकि इन ड्रग्स के ग्राही जो हैं, रिसेप्टर जो है, वो कहां पर मिल रहे हैं? हमारे ब्रेन में भी होते हैं, हमारे स्पाइनल कॉर्ड में भी होते हैं, हमारे आमाशय में भी होते हैं और हमारी आंतों में भी होते हैं। कौन? ग्राही। तो यही लाइन यहां पर सबसे पहले लिखी हुई थी, क्या? कि ओपियोइड्स वो ड्रग है जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और जठरांत्र पथ में मौजूद विशिष्ट ओपियोइड्स ग्राहियों से बंध जाते हैं। यानी हमारे इन भागों में वो ग्राही हैं जिनसे ओपियोइड जुड़ेंगी और अपना काम करेंगी। क्या ये पहला बिंदु सीधा सीधा समझ में आ गया? याद रखना। नेक्स्ट दूसरे बिंदु की तरफ बढ़ते हैं। सर ओपियोइड्स के एग्जाम्पल क्या? 4 एग्जाम्पल याद रखने हैं। मॉर्फिन, हेरोइन, स्मैक और ब्राउन शुगर। MHSB याद रखना है। कौन सा? MHSB, मॉर्फिन, हेरोइन, स्मैक और ब्राउन शुगर। ये 4 प्रकार की आपकी क्या होती हैं? ओपियोइड्स के एग्जाम्पल हैं। सो ओपियोइड्स क्या था? ग्रुप ऑफ ड्रग्स, ऐसी ड्रग्स का समूह ओपियोइड्स कहलाता है जो हमारे सीएनएस, सीधा सीधा वर्ड याद रखना, जो हमारा सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और जीआईटी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो होता है, जठरांत्र पथ को प्रभावित करता है। ऐसे ड्रग्स को हम ओपियोइड्स बोलते हैं, जिसके ये 4 एग्जाम्पल याद रखने। मॉर्फिन, हेरोइन, स्मैक और ब्राउन शुगर। ये नहीं याद रखना है आपने, ठीक है। अब क्वेश्चन कहां से बनेगा? क्वेश्चन बनेगा मॉर्फिन की स्ट्रक्चर याद रखना। एक मॉर्फिन की स्ट्रक्चर याद रखनी है और एक कैनाबिनॉइड की स्ट्रक्चर याद रखनी है, जो आपकी एनसीईआरटी में दे रखी है दोस्त। ठीक है सर, हमारी ट्रिक है सर महेश बाबू, ठीक है, महेश बाबू से हम याद रखेंगे। ठीक है मेरे भाई, तुम महेश बाबू से याद रख। चलो जी, क्लियर है? MSHB या MHSB, जिस तरीके से याद रखना, याद रखिएगा। ये 4 एग्जाम्पल है किसके? ओपियोइड्स के। बात आ रही है सर डायग्राम दे रखे हैं, डायग्राम दे रखे हैं किसके? सर मॉर्फिन का डायग्राम दे रखा है और कैनाबिनॉइड का डायग्राम डायग्राम दे रखा है और एक पुष्प का डायग्राम दे रखा है। इस साल जो क्वेश्चन आया था, अगर आपको याद आ रहा हो, एक पुष्प के डायग्राम से क्वेश्चन आया था नीट के पेपर में। ठीक है, तो जरा देखते हैं। सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं भैया? मॉर्फिन की बात करते हैं। तो बेटा मॉर्फिन जो है वो एक प्लांट से मिलता है जिसका नाम होता है पॉपी।
जिसको हम अफीम का पेड़ या पोस्त का पादप बोल देते हैं, पोस्त पादप, पॉपी प्लांट, अफीम का पादप बोल देते हैं। साइंटिफिक नेम है पेपावर सोमनीफेरम। इस पेपावर सोमनीफेरम जो होता है इसका लेटेक्स जो निकलता है, सर लेटेक्स कैसे निकलता है? आपको ये पुष्प दिख रहा है दोस्त, आपको ये पुष्प दिख रहा है? हाँ सर ये हमें पुष्प दिख रहा है। ये पुष्प खिला हुआ दिख रहा है? हाँ सर खिला हुआ दिख रहा है। जब ये खिला हुआ नहीं होता, कलिका अवस्था में होता है, तो ये कैप्सूल कहलाते हैं। और ये कैप्सूल के अंदर से क्या निकलता है? इस तरीके से व्हाइट कलर का लेटेक्स निकलता है, व्हाइट कलर का लेटेक्स निकलता है। अब ये जो लेटेक्स जो होता है, इस लेटेक्स, ये क्या है? लेटेक्स क्या है? द्वितीय उपापचय, याद कर, जैव अणु चैप्टर में पढ़ा था। ये जो लेटेक्स जो होता है, इस लेटेक्स के अंदर क्या मिलता है सर? मॉर्फिन पाया जाता है। ठीक है जी। तो मॉर्फिन किससे मिल रहा है सर? इस प्लांट के लेटेक्स से मिलता है। कौन? मॉर्फिन। ठीक है जी। तो लेटेक्स से निष्कर्षण किया जाता है, यानी प्राप्त किया जाता है किसको? मॉर्फिन को। किससे? इस पॉपी प्लांट के पोस्त पादप के पेपावर सोमनीफेरम के लेटेक्स से प्राप्त किया जाता है। ये पहले भी प्रश्न पूछा गया है। किससे प्राप्त किया जाता है? लेटेक्स से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट, मॉर्फिन एक बहुत प्रभावी शामक है, सेडेटिव है। कितने बच्चों को यह चीज समझ में आई? यही तो वर्ड समझाना था। शामक का मतलब क्या था? जरा सोच। अभी अभी तेरे को बताया था, जो सामान्य मानसिक सक्रियता को क्या कर दे? धीमा कर दे। यही चीज यहां पर बताई थी, जो सामान्य मानसिक सक्रियता को क्या कर दे जनाब? धीमा कर दे। उनको हम क्या बोलते हैं? शामक बोलते हैं, सेडेटिव बोलते हैं। जिसका एग्जाम्पल आपने याद रखना था। क्या याद रखना था? मॉर्फिन याद रखना था। ये चीज समझानी थी। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। पीड़ाहर यानी दर्द निवारक, जो दर्द को क्या करे सर? कम करे। जिन रोगियों में ऑपरेशन होता है, सर्जरी होती है, उनके लिए इसका उपयोग किया जाता है। किसका? मॉर्फिन का इंजेक्शन उनको दिया जाता है जिनका ऑपरेशन होता है। क्यों? क्योंकि ऑपरेशन जब हो रहा है, चीरा फाड़ी जब हो रही है, तो उसके बाद में जब वो उठेगा व्यक्ति, तो उसको बहुत पेन होएगा। और अगर पेन होएगा तो पेन किलर के रूप में उसको दिया जाता है क्या? मॉर्फिन का इंजेक्शन। डन? क्लियर है? समझ में आ गया? इतनी सी बात सुन्न कर देगा। सुन्न तो नहीं बोलेंगे, बेसिकली हम क्या बोलेंगे? उसके सेंसेस को धीमे कर देगा। सुन्न करने का काम दूसरी चीजें करती है दोस्त। चलो, ये हो गई किसकी बात करिए? मॉर्फिन की बात करिए। अब जरा सोचिए, इसी मॉर्फिन पर हम अगर दो एसिटाइल समूह जोड़ दे, क्या जोड़ दे? दो एसिटाइल समूह जोड़ दे, दो एसिटाइल समूह जोड़ दे, तो क्या मैं बोलूंगा मॉर्फिन का डाई एसिटाइलेशन हो गया? पुष्पेंद्र आप हो कहां से? क्यों? तेने क्या करना है भाई? तो पढ़ाई करने आए यहां पर डिस्टर्ब करने आए? पुष्पेंद्र आप हो कहां से? क्या करना है तेने? तेरे को क्या लग रहा है मेरे को दिखाई नहीं दे रही है यहां पर चीजें? हाँ भाई फटाफट जल्दी से मुझे बताइएगा। यहां पर मैंने आपसे पूछी क्या, ये जो मॉर्फिन है अगर इसके साथ में दो एसिटाइल समूह जोड़ दूं तो इस प्रक्रिया को मैं क्या बोलूंगा? मॉर्फिन का डाई एसिटाइलेशन। मॉर्फिन का क्या हो गया? डाई एसिटाइलेशन हो गया। और मॉर्फिन का अगर डाई एसिटाइलेशन हो जाता है तो उससे जो ड्रग्स बनती है उसका नाम है, याद रखना, भूल मत जाना, हेरोइन। उसको हम क्या बोलते हैं? हेरोइन बोलते हैं, या उसको हम स्मैक भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? स्मैक बोलते हैं या हेरोइन बोलते हैं, जो एग्जैक्टली है क्या? भूल मत जाना, डाई एसिटाइल मॉर्फिन होती है। अब डाई एसिटाइल मॉर्फिन का मतलब, यहां से क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जाता है दोस्त, बहुत सीधा सीधा क्वेश्चन इस साल नीट के पेपर में आएगा। डाई एसिटाइल मॉर्फिन कौन होती है? सीधा सीधा हेरोइन होती है। हु इज डाइएसिटाइल मॉर्फिन? हेरोइन। सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाएगा, डाइएसिटाइल मॉर्फिन कौन होती है? हेरोइन होती है, जिसको हम स्मैक भी कहते हैं। अब ये कैसी होती है बेटा? ये सफेद रंग की होती है, जो ये आपको दिखाई दे रही है। कैसी होती है? गंधहीन होती है, कोई स्मेल नहीं आती है, और तीखी होती है। तीखी होती है जैसे आपने मूवीज में देखा होगा कई बार, जो ड्रगीज जो होते हैं, इस तरीके के लोग जो होते हैं, जो इन सारी चीजों से पैसे वैसे कमाते हैं, है ना, वो आपने देखा होगा कई सारी मूवीज में क्या करते हैं, इतनी सी थैली होती है, उसमें से हल्का सा निकालते, जीभ पर टच करते, और टच करने के बाद में ऐसे टच करने के बाद हल्का सा टेस्ट करते, बहुत तीखापन होता है किसमें? इसके अंदर। किसके अंदर? हेरोइन के अंदर। ठीक है,
और इसके क्या होते हैं, रवे होते हैं, इस तरीके से क्रिस्टल्स के फॉर्म में होते हैं, फाइबर्स होते हैं इसके, इस तरीके से क्रिस्टल्स के फॉर्म में होता है। तो ये 3 लक्षण याद रखना। सर उड़ता पंजाब, हाँ जी उड़ता पंजाब है। तो सफेद रंग की होती है, गंधहीन होती है, तीखा होता है, इसका टेस्ट कैसा होता है, तीखा होता है, इनफैक्ट अगर ज्यादा टेस्ट किया जाए तो कड़वा भी होता है, वो यहां लिखा हुआ नहीं है। अब आप बोलेंगे सर आपने टेस्ट किया है क्या, नहीं, ये पढ़ने को मिलता है दोस्त, इसीलिए। और मैं भी यही चाहूंगा, इसका एक बार सेवन करने के बाद लत बहुत जल्दी लग जाती है, और ट्राई करिएगा जैसे जैसे एज में आगे बढ़ेंगे, कॉलेजेस में जाएंगे, तो आज की डेट में लोगों में एडवांसमेंट बहुत हो गई है, ये चीजें बहुत जल्दी उपलब्ध हो जाती हैं। प्लीज इनके चक्करों में मत पड़ना, जिंदगी खत्म हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। ठीक है दोस्त, शायद सुनने में आपको शायद ये अच्छा नहीं लग रहा होगा, या अच्छा लग भी रहा होगा, लेकिन एक सिंपल सी बात कह रहा हूं कि ये बहुत जल्दी अट्रैक्ट करती हैं ये चीजें, और ये चीजें जितना अट्रैक्ट करती हैं उतना ही लाइफ जो है जल्दी खत्म भी होती है, ये चीज याद रख लेना। और भगवान ने आपको बहुत अच्छा जीवन दिया है, अच्छे से जियो उसको। हाँ जी, यह मॉर्फिन के एसिटिलीकरण से प्राप्त होती है, हम लोगों ने बात कर ली। मॉर्फिन का एसिटिलीकरण करेंगे उससे प्राप्त होएगी। ठीक है, कैसे ली जाती है, जैसे ये व्यक्ति आपको लेते हुए दिखाई दे रहा है, इस तरीके से ये रख दी जाती है, और रखने के बाद कागज लेते हैं और कागज को फोल्ड करके नाक से खींचते हैं। इस प्रक्रिया को बोला जाता है स्नॉर्टिंग। इंग्लिश में क्या बोला जाता है, स्नॉर्टिंग कहा जाता है, और हिंदी में हम सीधा बोलेंगे सांस से ले लिया जाता है, सीधा सांस से खींच लिया जाता है, नाक से ले लिया जाता है इसको, या इंजेक्शंस के माध्यम से लिया जाता है। किसके माध्यम से लिया जाता है, इंजेक्शंस के माध्यम से लिया जाता है। इंजेक्शंस के माध्यम में पानी में घोला, घोलने के बाद इंजेक्शन में भरा और सीधा वेन्स में लगा लिया है। तो सांस के द्वारा लिया जा सकता है, टीके के द्वारा ली जा सकती है, आमतौर पर कौन, हेरोइन जो होती है। ठीक है जी, यह एक अवसादक का काम करती है, हम लोगों ने पढ़ लिया, एक तरीके से चीजें जो हैं रोकने का काम करती है, अवसादक का काम करती है, और शरीर के कार्य को क्या कर देती है, धीमा कर देती है। यही चीज मैंने आपको बढ़ाई थी कि एक तरीके से अवसादन करती है, शामक की तरह कार्य करती है, चीजों को स्लो कर देती है। सर नाक से लेंगे तो छींक नहीं आएगी, बेटा आती होगी, सीधी सी बात है, ऑब्वियस सी बात है, नाक से लेंगे तो छींक आएगी। पहली बार कोई जब धूम्रपान करता है तो वो खांसता है, पहली बार जब कोई धूम्रपान करता है तो वो खांसता है, क्यों, क्योंकि धुआं अंदर जा रहा है। लेकिन धीरे धीरे जब लत पड़ जाती है तो उसके बाद वो हर बार नहीं खांसता। उसी प्रकार जब ये पहली बार नाक से खींचेंगे तो ऑब्वियस सी बात है छींक आएगी, लेकिन बार बार जब लत पड़ जाएगी तो छींक फिर बाद में नहीं आएगी। ठीक है, रचना समझ में आ गई। सर फीमेल भी लेती हैं, हाँ जी बेटा फीमेल भी लेती हैं, बिल्कुल लेती हैं। और मैं जहां पर रहता हूं वो एनसीआर एरिया है, यहां पर एनसीआर एरिया में जो गुड़गांवा है, गुड़गांवा नाम सुना होगा, हरियाणा में गुड़गांवा एनसीआर एरिया है, बहुत सारी आईटी इंडस्ट्रीज हैं, बहुत सारी कंपनीज है, बहुत कुछ है यहां पर, है ना। यहां पर पुरुषों से ज्यादा स्त्रियां स्मोकिंग करती देखी जाती हैं। ऐसा मैं एक रेशो के बिहाफ पर बता रहा हूं जो यहां पर गुड़गांवा का आया है, उस बेसिस पर। ठीक है, चलो जी, यहां तक की बात समझ में आ गई है, क्लियर है बेटा यहां तक, डंडना डंडन। आगे बढ़ते हैं बेटा यहां पर। ये था हमारा पहला, कौन था सर, ओपियोइड। बताइए क्या ओपियोइड से अगर प्रश्न आएगा कर लेंगे, जल्दी से मुझे बताइए। ओपियोइड से सिलेक्टेड क्वेश्चन आएगा, क्या क्या, मॉर्फिन का डायग्राम याद रखना, बस याद रखना ऐसा डायग्राम किसका था, मॉर्फिन का। इस तरीके से आपको ये 5 रिंग्स दिखाई देंगी, 1 2 3 4, और ये जो 5वीं बनती हुई दिखाई दे रही है, ये रिंग्स याद रखना इस तरीके से, बस ये रिंग्स हैं। ठीक है, ये मॉर्फिन की स्ट्रक्चर है, भूल मत जाना। एक प्रश्न, ओपियोइड कौन से प्लांट से मिल रहा था, पेपावर सोमनीफेरम पॉपी प्लांट पोस्ट पादप के लेटेक्स से। क्या मिल रहा था, मॉर्फिन। क्या है, शामक है। कहां पर काम करते हैं सर, सीएनएस और जीआईटी पर काम करते हैं। एक एक बिंदु याद रखना, ठीक है। मॉर्फिन का अगर एसिटिलीकरण कर दे, कितने समूह, 2 एसिटाइल समूह जोड़ दे, यानी डाई एसिटाइलीकरण कर दें, तो क्या बनता है, हेरोइन, जो स्मैक भी कहलाता है, जो एक अवसादक होता है, जिसको स्नॉटिंग नाक से लिया जाता है या इंजेक्शन के माध्यम से ले लिया जाता है। डन, इतनी सी बातें याद रखनी थी, सिंपल सी।
हाँ जी, क्लियर है। नेक्स्ट दूसरी ड्रग पर आते हैं। दूसरी ड्रग जो है उसका नाम है कैनाबिनॉइड्स। सर जी ये कैनाबिनॉइड्स क्या होते हैं? कैनाबिनॉइड्स बेटा वो समूह होते हैं जो हमारे सिर्फ किस पर अटैक करते हैं? हमारे मस्तिष्क पर। नो जीआईटी, नो मेरुरज्जु, ओनली मस्तिष्क पर अटैक करते हैं। यानी इनके ग्राही जो होंगे वो कहां पर होंगे? हमारे ब्रेन पर। ओपियोइड के ग्राही कहां थे? सीएनएस में थे और जीआईटी में थे। इसके ग्राही कहां पर है भैया? ये हमारे मस्तिष्क में इसके क्या मिल रहे हैं? ग्राही मिल रहे हैं। कहां पर मिल रहे हैं? मस्तिष्क में क्या मिलते हैं? इसके ग्राही मिलते हैं। डन। अब जनाब ये किससे ली जाती है? देखो हम इसको अभी यहीं पर ही छोड़ रहे हैं। इसके आगे का टॉपिक जो हम कल कर लेंगे। मेरे पास ढेर सारे क्वेश्चंस हैं, मैं चाह रहा हूं कि वो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कल मैं आपको फटाफट करवा दूं। ठीक है, मैंने आपको 22 क्वेश्चन 22 क्वेश्चन आपको दे दिए थे। उसके अलावा 100 क्वेश्चन मेरे पास रखे हुए हैं और मैं चाह रहा हूं कि वो 100 क्वेश्चंस मैं कल आपको प्रैक्टिस करा दूं और एनसीईआरटी कसरत जो है वो मैं आपको कल क्लास में करा दूंगा। आई नो कि मुझे कल चैप्टर कराना चाहिए, लेकिन मुझे पता है जिस स्पीड से मैं चल रहा हूं मुझे पता है दोस्त, टेंशन मत लो। ठीक है, कल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ले, क्योंकि क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अगर नहीं करेंगे तो कोई फायदा नहीं होएगा। ठीक है, तो आज अपन इतना ही कवर करेंगे। अब इसके बाद में इस चैप्टर में ज्यादा कुछ बचा नहीं है, थ्योरेटिकल पोर्शन बचा है। मेन ये 3 ड्रग है, इन 3 ही ड्रग से क्वेश्चन आता है। बाकी आगे का जो टॉपिक जो होता है, इसके बाद ड्रग्स के बाद में जो आगे का जो टॉपिक जो होता है स्मोकिंग का, स्मोकिंग से क्या होता है, स्मोकिंग से कैसे होता है, स्मोकिंग से क्या होता है। आप एक काम इतना सा कर सकते हैं, थोड़ा सा मेरे लिए थोड़ा सा इजी हो सकता है, बस इतनी सी बात। एक छोटा सा काम कर सकते हैं मेरे लिए, छोटा सा, ताकि मेरे लिए कल ये आकर जल्दी से कंप्लीट कराकर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस में करा दूं, बस इतना सा कर सकते हैं। ये वाला टॉपिक जो है कौन सा, ये वाला, यहां से स्मोकिंग से मैं एग्जैक्टली वैसा ही पढ़ाऊंगा अभी जो मैंने पिछले साल पढ़ा है, क्योंकि इसमें कोई चीज चेंज नहीं हो रही है। आप बस इतना सा काम करिएगा, कल आने से पहले इस टॉपिक को मेरे को समझाने से पहले जस्ट आधे घंटा टाइम लगेगा 2x स्पीड पर। यहां से जो मैंने पढ़ाया हुआ बस उसको एक बार गो थ्रू कर आ जाइएगा, एक बार बस सुनकर आ जाइएगा, बस सुनकर आ जाइएगा, ताकि इजीली चीज जो है वो समझ में आ जाएगी। उससे ये होगा कि आपके फालतू के क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, आपको चीज जल्दी से समझ में आ जाएगी, ताकि हम लगभग आधे पौने घंटे में ये खत्म करके 45 मिनट्स में ये टॉपिक खत्म करके, ये चैप्टर खत्म करके 45 भी नहीं 30 मिनट्स में ये खत्म करके हमारे पास 1.5 घंटा बचेगा। उस 1.5 घंटे में हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लें। हाँ जी, मैं आपको ये सारा स्लाइड में दे दूंगा आज, ताकि आप इसको पढ़ भी लें। हाँ जी, किसी का कोई सवाल है आप पूछ सकते हैं बिंदास। सर ये मार्केट में क्यों मिलता है जब इतना खतरनाक है? बेटा मार्केट में सीधा सीधा नहीं मिलता ना। आप जाओ मार्केट में, लाओ जी हमको मॉर्फिन दे दो, ऐसे थोड़ा ना होता है। मॉर्फिन ऐसे थोड़ा ना मिल जाता है ना। गलत तरीके से उसका व्यापार किया जाता है, स्मगलिंग की जाती है, वैसे मिलता है। ठीक है, तो सर इसका फायदा क्या होगा? जो ड्रगीज हैं वो इसको यूज में लेते हैं अपनी बॉडी की इच्छाओं को पूरा करने के लिए, है ना। गलत प्रभाव भी पड़ रहे हैं। सर फिर इसको भेजा ही क्यों जाता है? अरे भाई लोग पैसे कमा रहे हैं, उनका स्रोत है पैसा कमाने का, और बहुत ही ज्यादा मुनाफे का बिजनेस होता है दोस्तों। मैं ये नहीं बोलूंगा आप ये करो, हाँ इसमें पैसा बहुत कमाती है दुनिया, बहुत ज्यादा। सर ये फेफड़ों में नहीं जाता है क्या? बिल्कुल जाता है, लेकिन फेफड़ों से होते हुए इसके ग्राही कहां पर मिलेंगे? रक्त में होते हुए जाएगा ना, फेफड़ों से होते हुए हमारे ब्लड में आएगा, ब्लड से होते हुए उसको ग्राही कहां पर मिलेंगे? ये सोच। सर मॉस्किटो एचआईवी का वाहक हो सकता है? बेटा कैसी बातें कर रहे हो दोस्त, ये फिर वापस से वही चीज। साद मलिक, उस दिन आपको ये चीज समझाई थी मैंने कि अगर मच्छर एचआईवी का वाहक हो गया तो क्या इस पृथ्वी पर मनुष्य नामक जाति मिलेगी? दिमाग लगा, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा। अगर वो एचआईवी उसके अंदर हुआ तो जितने भी मनुष्य, हर मनुष्य को क्या हो जाएगा? एड्स हो जाएगा। हाँ सर आप चुपचाप क्यों क्लास ले रहे हैं? चुपचाप किसने क्लास ले ली भाई? क्या लिखते हो तुम यार?
पढ़े लिखे हो कि कभी ऐसे अनपढ़ों वाली चीजें लिख देते हो तुम यार? हाँ भाई, क्या तकलीफ है भाई? सर स्ट्रेचर लिखकर बता से समझ नहीं आया। क्या लिख रहा है अजय सिंह? है होशोहवास में क्या लिख रहा है? सर आपने मसल को फुलाने के लिए यूज करते हैं क्या यार? क्या लिख रहे हो? मसल को फुलाने के लिए यूज में करते हैं? सर ये कॉलेजेस में ज्यादा यूज में होते हैं। हाँ, टीन एज में ज्यादा यूज में होते हैं, क्योंकि उस टाइम पे हमारे अंदर चीजों को एक्सपीरियंस करने की, चीजों को जानने की बहुत इच्छाएं होती हैं, और जब इच्छाएं होती हैं तो उसको पूरा करने के लिए जब हम इनका सेवन करते हैं तो ये हमें अच्छे लगते हैं। पहली बार अच्छे लगते हैं, दूसरी बार और अच्छे, तीसरी बार अच्छे 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 करते 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 फिर लत पड़ जाती है सिड्रा। संरचना डायरेक्टली याद रखनी है। सर हमको संरचना समझ में नहीं है। मॉर्फिन स्ट्रक्चर, दिस इज मॉर्फिन स्ट्रक्चर। अब ये मॉर्फिन स्ट्रक्चर में क्या एक्सप्लेन करूं दोस्त आपको? क्या एक्सप्लेन करूं इसमें मॉर्फिन के स्ट्रक्चर में? बता मेरे को। क्वेश्चन क्या बनेगा बायोलॉजी की दृष्टि से? अब तू केमिस्ट्री यहां पर ठोकेगा तो मैं थोड़ा ना वो चीज समझा पाऊंगा। सिंपल बायोलॉजिकल क्वेश्चन क्या बनेगा नीट में, उस चीज को समझ। क्वेश्चन क्या बनेगा? तेरे पास 4 चित्र दे दिए जाएंगे और तेरे से पूछा जाएगा बताओ इनमें से मॉर्फिन का चित्र कौन सा है? ABCD, ये वाला चित्र है मॉर्फिन का। हाँ बेटा अजीत सिंह, सर कॉफी एंड टी भी ड्रग्स हो सकते हैं। बेटा कॉफी और टी में क्या पाया जाता है? आपका कैफीन पाया जाता है, और कैफीन जो होता है वो भी एक ड्रग ही होती है, केमिकल ही होता है जो हमारे उत्तेजक का काम करता है। बोलते हैं ना चाय पी लो नींद नहीं आएगी, कॉफी पी लो नींद नहीं आएगी, तो वो क्या कर रहा है? एक उत्तेजक की तरह कार्य कर रहा है, जो हमारे कार्य को क्या कर रहा है? उत्तेजित कर रहा है, नींद लाने से रोक रहा है। सर स्ट्रक्चर में डाइएसिटाइल, अरे बांगड़ू ये मॉर्फिन की है, ये हेरोइन की नहीं है। मॉर्फिन की स्ट्रक्चर है। अगर इस स्ट्रक्चर में 2 एसिटाइल समूह जोड़ दोगे तो क्या बनेगा? हेरोइन बनेगा। और हेरोइन की स्ट्रक्चर आपने याद नहीं रखनी है, समझो। सर साइकोडेलिक में इतना ही पढ़ना है। हाँ साइकोडेलिक में ज्यादा नहीं पढ़ना। साइकोडेलिक जस्ट इतना सा कि जो हमारे साइकोडेलिक में अभी जस्ट हम 2-3 चीजें पढ़ेंगे, बार्बिट्यूरेट्स, एम्फिटामिन्स और धतूरा और कोकेन। इनका जब एक्सेस में इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारे अंदर क्या करते हैं? भ्रम पैदा करते हैं, जो हम कल पढ़ेंगे। इनको हम क्या बोलते हैं? साइकोडेलिक बोलते हैं, जो हमारे अंदर मूड, जो हमारे अंदर हमारे सोच को बदल देते हैं। सर एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स क्या होता है? बेटा एनाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है आकाश? जो आपके शरीर के अंदर चीजों का निर्माण करे, उनको हम क्या बोलते हैं? एनाबॉलिज्म बोलते हैं। कैटाबॉलिज्म जो तोड़ दें। अब ऐसे स्टेरॉइड जो आपके अंदर चीजों का निर्माण कर रहा है, जैसे टेस्टोस्टेरोन होता है वो मसल की बिल्डिंग कराता है। प्रोजेस्ट्रॉन जो होता है वो प्रोजेस्ट्रॉन जो था वो एंडोमेट्रियम को बनाए रख रहा था। एस्ट्रोजन जो था एंडोमेट्रियम को बिल्डअप करा रहा था। तो बिल्डअप अगर हो रहा है यानी चीजों का निर्माण हो रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं? एनाबॉलिज्म बोलते हैं। और स्टेरॉइड्स क्या थे? वो जो कोलेस्ट्रॉल से उत्पन्न होते हैं। तो वो हार्मोन जो स्टेरॉइडल प्रकृति के थे और एनाबॉलिज्म करते हैं यानी चीजों का निर्माण करते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं? एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स कहते हैं। सर जी भांग भी? हाँ बाबा टिल्लू कल पढ़ेंगे, भांग पढ़ेंगे। बाबा टिल्लू कल भांग पढ़ेंगे।
चलो बाकी बच्चे जा सकते हैं। गौरी कौशल, सिंपल सा क्वेश्चन था, इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? फर्स्ट आंसर हो जाएगा गौरी कौशल। ये बोल रहा है कि अगर किसी एंजाइम की क्रियाविधि में Vmax प्राप्त हो जाता है तो क्रियाधार की सांद्रता बढ़ने पर भी कोई बदलाव नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि जितने भी एंजाइम थे वो सारे के सारे यूज में आ गए, यही कारण होता। जरा दिमाग लगाओ, सोचो गौरी कौशल क्या लिखा हुआ है कि अगर किसी एंजाइम की क्रियाविधि में Vmax प्राप्त हो गया, उसके बाद में अगर आप क्रियाधार की सांद्रता को बढ़ाते हो तो बढ़ने पर भी बदलती नहीं है, एंजाइम की क्रियाविधि नहीं बदलती। क्यों नहीं बदलती? क्योंकि एंजाइम के संतृप्त होने के बाद एंजाइम का कोई भी अणु क्रियाधार के अतिरिक्त अणुओं के बंधन करने के लिए मुक्त ही नहीं बचा। जब मुक्त नहीं बचा है तो सीधी सी बात है Vmax पहुंच गया है। अब आप यही तो पढ़ा था, जितने भी एंजाइम है सारे काम करने लग जाएंगे, उसके बाद में अगर आप क्रियाधार की सांद्रता को बढ़ा भी दोगे तो क्या एंजाइम की क्रियाशीलता बढ़ जाएगी? नहीं बढ़ेगी। तो कथन सही है और कारण भी सही स्पष्टीकरण कर रहा है। फर्स्ट आंसर ठीक है अजय सिंह। चलो जी, मिलते हैं कल बेटा और इस चैप्टर को कंप्लीट करके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है बच्चों, बाय बाय बच्चों, टेक केयर।